देखिए, हम ओपन लेक्चर यानी कि कंटेम्प्रेरी लेक्चर सीरीज़ में राइट टू बेल पर डिस्कशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अभी जो निर्देश मुंबई हाई कोर्ट को दिए गए उसके कॉन्टेक्स्ट में। इसके कॉन्टेक्स्ट में हमने पार्ट 1 रिकॉर्ड किया, जिसमें हमने बड़ी खूबसूरती से आपको बताया कि बेल क्यों मिलनी चाहिए, बेल का प्रोविज़न क्या होता है, बेल की मूल अवधारणा क्या है। आर्टिकल 21 के साथ जोड़ करके हमने उसको समझाया कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ बेल कैसे जुड़ती है और राइट टू बेल आर्टिकल 21 का हिस्सा कैसे है। ये तो हमने सारा उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आज हम केस बाय केस आगे बढ़ेंगे, राइट टू बेल को और अच्छे से समझेंगे। अब जब हम इस लेक्चर की डिस्कशन करेंगे तो इसमें कुछ केसेस आएंगे जिसने राइट टू बेल को सेंट्रल पीस रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बदल दिया। उन केसेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत हेविली मॉडिफाई किया। हम उन केसेस की बात करेंगे, जैसे कि यहीं पर आपको सतवंत सिंह सानी का केस आएगा, एक गोपालन केस की डिस्कशन होगी, मेनका गांधी केस की डिस्कशन होगी, हुसैन आरा खातून केस की डिस्कशन होगी। वो हमारे इस लेक्चर में हो जाएगी। इस लेक्चर को सर्व करने के लिए जितना ज़रूरी है उतनी डिस्कशन होगी, लेकिन हम इस लेक्चर की कंप्लीशन तो करेंगे, बट यहीं से ये केसेस निकाल के इन पे अलग से लेक्चर बनाएंगे ताकि आप समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मॉडिफाई हुआ। हम वो लेक्चर भी क्रिएट करेंगे, लेकिन इन लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में हम उसे समझा देंगे। आप देखेंगे आर्टिकल 21 बड़ा कैसे हुआ, कैसे बड़ा होता गया। पहले वो उतना बड़ा नहीं था। यू विल अंडरस्टैंड दैट। ओके, बेल ही को मेन स्टडी का एलिमेंट बना करके हम इन सब चीज़ों को समझेंगे कि आर्टिकल 21 कैसे जुड़ा। चलिए, तो राइट टू बेल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आज हम इसे इन मैनर में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर देखेंगे। शुरुआत देखो क्या है। द राइट टू बेल इज़ लिंक्ड टू आर्टिकल 22। अभी तक हम समझ रहे थे आर्टिकल 21 से एसोसिएटेड है। 22 के साथ हम इसे कैसे जोड़ते हैं, देखो। आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। यहाँ पर ये हिज चॉइस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर स्टेट उसे किसी तरह की फ्री लीगल एड दे रहा है और उसकी चॉइस का नहीं है वो लॉयर, तो स्टेट उसे इन्फोर्स नहीं कर सकता ज़बरदस्ती कि आपको ये लॉयर लेना ही है। सो हिज चॉइस वर्ड एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, जब हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट किया गया है, हम उससे उसका ये अधिकार नहीं छीन सकते कि वो कंसल्ट करे एक लीगल प्रैक्टिशनर के द्वारा खुद को डिफेंड कराने के लिए। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। पहला सवाल ये है कि क्या हम ये मान रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अरेस्ट हो रहा है उसे हर हालत में लीगल एड मिलनी चाहिए, मतलब उसे हर हाल में लीगल सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर उसे हर हाल में, हर कंडीशन में लीगल डिफेंस मिलना चाहिए, तो क्या ये देखना ज़रूरी नहीं है कि क्या वो उतना नॉलेजेबल है कि वो अपने लिए लीगल डिफेंस अरेंज कर पाए। सेकंड, क्या वो उतनी क्षमता रखता है आर्थिक तौर पे, क्या वो इतना अमीर है या इतना पैसा है, इतना सक्षम है कि वो अपने लिए वकालत ले सके, यानी कि किसी लीगल सर्विस को अफोर्ड कर सके। अगर वो अनपढ़ है, या समझ लीजिए कि उसे कानूनी विधि विधानों का ज्ञान नहीं, या अगली चीज़ की उसको किसी भी तरह से सामर्थ्य नहीं है कि वो वकील को सपोर्ट कर पाए, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि हमें उसके आर्टिकल 22 के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है आर्टिकल 21 के साथ, उसकी राइट टू पर्सनल लिबर्टी के साथ। क्योंकि अगर बेल के अधिकार को हम ऐसे देखें कि बेल का अधिकार सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है, अमीर लोग बेल का लाभ उठाते हैं, तो फिर तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने का कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया। फिर तो हमने प्रीएम्बल में जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी रखा है वो बिखर गया। क्योंकि अगर ये सिर्फ और सिर्फ धनी लोगों तक सीमित हो जाएगा कि जिनके पास वकीलों की टीम है, जो अच्छे वकील जुटा सकते हैं, जिनको नॉलेज भी है, जिनका वाइड एक्सपोज़र है, वो अपने लिए बेहतर लीगल डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे में वो आज़ाद हो जाएंगे, वो टाइमली बेल ले जाएंगे। इस तरह से ये न्याय पद्धति नहीं हुई, ये समाज के स्तर पे न्याय नहीं हुआ। इसको कहते हैं कि सोशल जस्टिस नहीं हुआ, सामाजिक न्याय नहीं हुआ। हमने समाज में कानून व्यवस्था को महंगा बनाया, न्याय को पाना महंगा किया, और इस कारण से वो बहुतों की रीच से बाहर हुआ। हमने समाज में कानून व्यवस्था को जटिल बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बनाया,
उसे बहुत सख्त लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल प्रोसीजरल सिस्टम, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी के घेरे में रखा, जिस वजह से भी वो देश के अधिकतर कम पढ़े लिखे या अनपढ़ या कानून की कम जानकारी रखने वाले या पिछड़े क्षेत्र के लोगों के रीच से बाहर रहा। अगर इन सारी कानूनी कारणों से कोई न्याय एक्सेस कर पा रहा है और कोई न्याय नहीं एक्सेस कर पा रहा है, तो ये राज्य के स्तर पर, स्टेट के लेवल पर एक बहुत बड़ा फेलियर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को सभी नागरिकों को समान रूप तक देने में। कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को सभी को समान रूप में उपलब्ध नहीं करवा पाए। इट इज़ अ वेरी बिग फेलियर। तो अगर ये ज़मीनी स्तर पर नहीं होगा तो सिंपली फंडामेंटल राइट्स के तौर पर आर्टिकल 22 में ये कह देना कि किसी भी अरेस्टेड पर्सन को एक लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने से रोका नहीं जा सकता अपने डिफेंस के लिए, ये तो फिर यहाँ पर ये कहना है किसी भी अरेस्टेड अमीर व्यक्ति को, किसी भी अरेस्टेड पढ़े लिखे व्यक्ति को, किसी भी अरेस्टेड जानकार व्यक्ति को। लेकिन शब्द किसी भी अरेस्टेड व्यक्ति को है, तो वो किसी भी व्यक्ति का देश के स्तर पर उसका क्या स्तर है ये देखना होगा। शिक्षा के स्तर पर वो कहाँ है, कानूनी विधि विधानों की जानकारी में कहाँ खड़ा है, पैसे के स्तर पर वो क्या है, और देश में कानून व्यवस्था कितनी महंगी या कितनी सस्ती है, वकालत को अफोर्ड करना कितना महंगा या कितना सस्ता है, वकील अवेल करना कितना महंगा या कितना सस्ता है, वो भी क्वालिटी डिफेंस। तो इस तरह से आप आर्टिकल 22 के तहत हमें ये अधिकार दे रहे हैं, जिससे कि आर्टिकल 21 के अंदर हमारी पर्सनल लिबर्टी मेंटेन रहे, इंटैक्ट रहे। क्योंकि आर्टिकल 22 एग्जीक्यूट होगा तो हम बेल के लिए काम कर पाएंगे, और बेल मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन आर्टिकल 22 को प्रभावी बनाना, उसको सच में बदलने के लिए तो बहुत कुछ ज़रूरी है करना। तो ऐसे में ये पूछा जा रहा है, अलग अलग जजमेंट्स अपने आप से ये पूछ रही हैं, राज्य से पूछा जा रहा है, भारतीय राज्य से, कि कितना ज़्यादा प्रभावी और क्रियाशील है आर्टिकल 22 और आर्टिकल 21, ये पूछा जा रहा है। तो उसमें फिर एक सवाल पैदा होता है कि जब हम बेल की बात करते हैं तो बेल तो सबकी पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा मुद्दा है, बेल तो सभी नागरिकों को आर्टिकल 14 के तहत सभी की समानता का अधिकार की बात करते हैं हम, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वेलिटी। तो कानून की नज़रों में सभी समान हैं और कानून का सभी को समान संरक्षण प्राप्त है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड देयर इज़ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सब कानून के सामने समान है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। जब ये समानता आर्टिकल 14 में लिखी गई है, तो आर्टिकल 22 के तहत जो अधिकार मेंशन है वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितना सक्षम है, कितना दक्ष है और कितना समृद्ध है, उसकी प्रॉस्पेरिटी का, उसकी वेल्थ का लेवल क्या है, उसकी कॉम्पिटेंस का, कैपेबिलिटी का, एजुकेशन का, अवेयरनेस का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा आर्टिकल 22। ऐसे में हमें वो सारी लिमिटेशंस को रिमूव करना होगा। तो ये भी तो बड़ा सवाल बनता है बेल से जुड़ी बात पर जब बात हो रही है कि आर्टिकल 22 कोई बोगस कमिटमेंट तो नहीं है, या वो सेग्रीगेशन तो नहीं करता नागरिकों के बीच, भेद तो नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ द डिबेट कि दैट if the bail is a constitutional right, then we have to debate every element. कि the right to bail is linked somewhere to Article 22. And what is Article 22? Which provides that no person who is arrested shall be denied the right to consult and to be defended by legal practitioner of his choice. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं फिर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39A के तहत क्या ये लीगल एड की बात हो रही है? क्या लीगल एड देने की बात हो रही है? और लीगल एड कौन सी? फ्री। क्या स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने ये डायरेक्ट किया है कि आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है, ये देखते हुए कि व्यक्ति गरीब है, व्यक्ति कमज़ोर है, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, तो किसी भी तरह से इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड दैट लीगल एड टू दैट पर्सन। बट सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ ऑब्लिगेशन है स्टेट के लिए
वो किसी भी लेवल पर ऑब्लिगेशन एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए नहीं है। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट द ऑब्लिगेशन टू द एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूशन दैट इज जुडिशरी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑब्लिगेशन नहीं है जुडिशरी की। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टिव्स हैं, तो इसलिए वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। दे आर सिंपली द डायरेक्टिव्स टू द स्टेट, तो दे आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, नॉट द जुडिशरी। एंड सेकेंड, they are not available as a right to the person which is accused, you can say. They are not available to the as a right to the person. They are simply a kind of obligation to the state, not available to the right. It is a kind of directive. तो फिर ये कहा जा रहा है कि क्या फिर आर्टिकल 39A के तहत जो फ्री लीगल एड बोली गई है, क्या वो आर्टिकल 22 का हिस्सा बन रही है? फंडामेंटल राइट के तहत जो हम ये बात कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि वो कंसल्ट करे एक लीगल प्रैक्टिशनर से खुद को डिफेंड करने के लिए, तो क्या फिर यहाँ पर पंजाबी में कहते हैं टोकरिया आर्टिकल 39A का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है वो? इसका मतलब आर्टिकल 21 के तहत जो पर्सनल लिबर्टी की बात की है, फिर फ्री लीगल एड उसमें आकर के एंटर हो रही है आर्टिकल 21A के तहत कि अगर 1A कह रहा हूँ तो आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि अगर फिर फ्री लीगल एड नहीं मिल रही है तो भी तो बेल का अधिकार किसी को है किसी को नहीं, तो भी तो फिर पर्सनल लिबर्टी किसी की है किसी की नहीं, तो भी तो फिर वो कंप्लीट नहीं हुई, तो वहाँ जा रही। इसे टेक्निकली ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट समझे जाते हैं, ये भी साइंस है, सब पॉलिटिकल साइंस है ना, साइंस ऑफ हिस्ट्री एवरीथिंग। तो ऐसे MCQs आते हैं इम्प्लिसिट नेचर के, वहाँ पे हमें फिर आर्टिकल पहचानने होते हैं। ज़रूरी नहीं हर बार वो आए जो आपने लिटरली वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, मेजॉरली वो आ जाता है जो आपने समझा क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। ओके, दैट इज़ द सिस्टम। तो वी विल डिस्कस दैट, और किन जजमेंट्स में ये हुआ है मैं वो भी बताऊँगा आपको। वी विल डू दैट। ओके, पहले ये डिबेट हमने इनिशिएट की है, आप इस डिबेट पे फोकस करिए। सेकेंड, अब समाज के सामने मुद्दा क्या खड़ा है, देखो। द राइट टू बेल हैज़ टू डील विद टू कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स। दो अलग अलग डिमांड से राइट टू बेल को जूझना पड़ता है, डील करना पड़ता है। पहली है डिमांड समाज के एंड पे, द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी फॉर बीइंग शील्डेड फ्रॉम द हैजर्ड्स ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू द मिसएडवेंचर्स ऑफ अ पर्सन अलेजेड टू हैव कमिटेड अ क्राइम। पहले तो समाज चाहता है कि हमें सुरक्षा दो, हमें बचाओ उन लोगों से जो लोग क्राइम करते हैं या कर चुके हैं, हम उनकी मिसएडवेंचर्स के शिकार नहीं होने चाहते, मतलब सुरक्षा देनी जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ राइट टू बेल को किस चीज़ से डील करना है, द फंडामेंटल कैनन ऑफ क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस विच इज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ एन अक्यूज्ड टिल ही इज फाउंड गिल्टी। तो राइट टू बेल को इस बात को भी तरजीह में लेना है कि जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जो भी पर्सन एक्यूज्ड है वो हम अज्यूम करके चलेंगे वो इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। अब इन दोनों के बीच का देखो संतुलन बनाना पड़ता है हर बार, एक तरफ समाज की सुरक्षा, एक तरफ उसके अधिकार, जब तक वो गिल्टी नहीं हो जाता। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये टेक्निकल कुछ चीज़ें जो आपको देखनी जरूरी हैं वो क्या, जब हम बेल की डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये बहुत ही इनक्रिप्टेड है, ऐसा ओपनली कहीं पर मेंशन नहीं है। लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल से CR डॉट, प्रोसीजर से P डॉट, कोड से C डॉट, तो CR डॉट P डॉट C डॉट, द CRPC। CR के बाद डॉट डालना है, P के बाद डॉट डालना है, C के बाद भी डॉट डालना है, सीधा CRPC मत लिख देना। सो दैट जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके तहत ऐसे क्लियर एंड नीट एंड क्लीन आपको कहीं पर डेफिनेशन मिलने वाली नहीं है। ठीक है, बेल की परिभाषा को बस समझा ही गया है, लेकिन आपको सेक्शन 2 मिलता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जो ऑफेंसेस को दो हिस्सों में बांट रहा है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। यहाँ पे समझना जरूरी है, बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें जो क्राइम है वो हल्के स्तर के क्राइम हैं, जैसे कि डिफामेशन के केसेस हैं, कोई किसी तरह के थेफ्ट के मामले हैं, चोरी चकारी के मामले हैं, इस तरह के हल्के फुल्के असॉल्ट के मामले हैं। हल्के लेवल का असॉल्ट कर दिया आपने, चोरी चकारी का मामला हो गया, डिफामेशन जैसे केसेस हो गए, ऐसे मामले हैं, ये बेलेबल ऑफेंसेस के तहत आते हैं। मेजॉरली ये वो केसेस हैं जिनमें सज़ा 3 साल से कम रहती है या सिर्फ फाइन ही रहता है। इन केसेस में बेल आपका राइट है, बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, ये बात लिख लो।
कुछ केसेस में बॉन्ड देना पड़ता है श्योरिटी के तौर पर, कुछ केसेस में नॉन श्योरिटी बॉन्ड भी होता है। मतलब आप अपना बॉन्ड वहाँ पर दे देंगे और इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है बेल उसको आपको वो एज अ मैटर ऑफ राइट आपको बेल देगा। देयर आर फ्यू केसेस जिसमें जज अगर चाहे तो बेल डिनाई भी कर दे, बेलेबल ऑफेंसेस में भी। अगर आपकी क्राइम की हिस्ट्री रही है, कोई आपसे डर भय है कि ये आगे कर सकता है, तो बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल डिनाई की जा सकती है, वो अलग मैटर है, इट इज़ एक्सेप्शन। रूल ये है कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल आपका राइट है, इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट, आपको बेल मिल जानी है, बेल मिलनी है, इट्स अ मैटर ऑफ राइट। आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं करना है अदालत को कि मुझे बेल दो, मुझे बेल दो, इट्स नॉट लाइक दैट, दे विल गिव यू बेल। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जिसमें खतरनाक तरह के क्राइम आ जाते हैं, रेप आ जाता है, मर्डर आ जाता है, डकैतियाँ आ जाती हैं, किडनैपिंग्स आ जाती हैं, ये जिनमें अधिकतर सज़ा 3 साल उससे ज़्यादा की है। अब यहाँ पर बेल आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशरी है। अब यहाँ पर जुडिशरी के विवेक पे है, डिस्क्रिशन पे है, वो तय करेगी आपको बेल देनी है कि नहीं। आपकी पूरा केस सुना जाएगा, आपकी पूरी दलीलें सुनी जाएगी, आपको कन्विंस करना होगा कि आपको बेल दे दी जाए। आप ना गवाहों को प्रभावित करेंगे, ना आप मौजूद रहेंगे हमेशा ट्रायल्स के दौरान। आपको जब बुलाया जाएगा, जहाँ जिस स्थान पर जिस समय पे आप आएंगे, आप कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। आप मतलब ये है, वहाँ पे अब जुडिशरी देखेगी कि उसको आपको बेल देना है कि नहीं देना है। वो अपने नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में है। तो बेलेबल ऑफेंसेस में बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट ऑफ अक्यूज्ड, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द जुडिशरी, नॉट इट इज अ मैटर ऑफ राइट ऑफ द अक्यूज्ड। ये एक वर्गीकरण जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 2 ने किया हुआ है। इतनी सी बात अवेलेबल है, दैट्स ऑल। वहीं से बाकी सारी निकलती हैं। आई बात समझ में? उसके तहत भी लेकिन यहाँ पर फर्दर डिवीजन है, देखो समझो। इन इंडिया बेल इज अवेलेबल एज अ राइट इन बेलेबल ऑफेंसेस। भारत में हम कैसा नियम फॉलो कर रहे हैं? बेलेबल ऑफेंसेस में बेल आपको एज अ मैटर ऑफ राइट मिलती है, नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब बेलेबल ऑफेंस में ऐसा ऑफेंस या ऐसी सजा नहीं होनी चाहिए डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसा मसला कोई भी, ओके। तो आपको मैटर ऑफ राइट के तौर पर बेल मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी अब देखिए, एंड ओनली टू वुमेन एंड चिल्ड्रन इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की भी बात करें, जहां पर डेथ ऑफ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का मसला अवेलेबल होता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, उस केसेस में भी जो फीमेल है और जो चिल्ड्रन है उसके साथ अलग से डील किया जा रहा है। उसके केस में बेल मैटर ऑफ राइट होता है। आई बात समझ में? उसके केस में बेल मैटर ऑफ राइट हो सकता है। सो in India, bail is available as a right in bailable offences not punishable with death or life imprisonment, and only to women and children in non bailable offences punishable with death or life imprisonment. ओके, इतनी बात क्लियर? यहाँ तक बेल के ऊपर चर्चा है। डिटेंशन में नहीं रखना आपको, आपका अधिकार बनता है पर्सनल लिबर्टी के तहत कि आप आज़ाद रहें, ये सारी चीज़ें। मैं आपको इसके ऊपर एक दस्तावेज थोड़ा सा पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ, आप उसे देखें, आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि ये नोट तो आपको सेंड करना ही है, आप इसे पढ़ ही लेंगे, इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं। ये क्या है? इट्स अ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की वर्ल्ड लेवल पर, यूनाइटेड नेशंस। आर्टिकल 9 क्या कहता है? नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल। किसी के भी साथ आप आर्बिट्रेरीली अरेस्ट नहीं करेंगे कि अकारण ही आपने उसको अरेस्ट कर दिया, या उसकी डिटेंशन, या उसको एग्जाइल, देश निकाला दे दिया ना। आर्टिकल 10 क्या कहता है? एवरीवन इज एंटाइटल्ड इन फुल इक्वलिटी टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड ऑफ एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम। हर किसी का ये अधिकार है कि उसकी प्रॉपर सुनवाई हो, खुली सुनवाई हो। ऐसा नहीं किसी बंद कमरे में घुसा के कहीं सुनवाई कर ली, खुली सुनवाई हो, एक इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल या अदालतों के द्वारा उसकी सुनवाई हो, जो भी ये तय करना है कि क्या उसके अधिकार बनते हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं किसी भी क्रिमिनल चार्ज में। मतलब उसका ये अधिकार है कि उसका ट्रायल हो, फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, ओपन ट्रायल हो, ऐसी कहानी है। आर्टिकल 11, एवरीवन चार्ज्ड विद अ पेनल ऑफेंस हैज़ द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary to his defense। ये मान के चलना है कि वो इनोसेंट है जब तक गिल्टी प्रूव ना हो जाए, पब्लिक ट्रायल हो उसका, और तब तक हर चीज़ की गारंटी करो उसे अपने डिफेंस के लिए। वो सारे समूचे प्रबंध जो उसको उपलब्ध हैं वो होने चाहिए। देयर आर द सेवरल रीजंस विच हैव बीन इन्यूमरेटेड एज टू व्हाई बेल
ought to be allowed to prevent pre-trial detentions। तो अगर हम ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स भी देखें, इन्हें पढ़कर के भी लगता है कि विश्व स्तर पर यही संकल्प है सभी मुल्कों का कि प्री ट्रायल डिटेंशन जो है इट्स नॉट अ करेक्ट थिंग। बेल का एक प्रावधान होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वाई देयर शुड बी अ प्री ट्रायल डिटेंशन, है ना। जब ट्रायल्स में व्यक्ति मौजूद हो रहा है, कन्विक्ट हो जाएगा तो ठीक, खत्म कहानी, फिर तो सजा याफ्ता हो ही जाना है, सजा मिलनी है। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब आगे बढ़ो। देखो बिहार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। 1979 का ये मसला है, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके पहले एक केस हो चुका है, पहले उसके बारे में जान लो। देखो 1976 में मेनका गांधी, एक महत्वपूर्ण महिला हैं मेनका गांधी, पत्रकार हुआ करती थी उस समय में। मेनका गांधी को पासपोर्ट इशू हुआ। 1977 में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से उनको नोटिस आ गया कि अपना पासपोर्ट जब्त करा दीजिए। इमीडिएटली मेनका गांधी ने पूछ लिया उनसे कि क्या कारण है, मेरा पासपोर्ट सबमिट कराने को क्यों बोला गया है, आप मेरा पासपोर्ट क्यों इम्पाउंड करना चाहते हैं। आगे से जवाब आया कि पासपोर्ट इम्पाउंड करने के कारण आपको नहीं बताए जा सकते, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बताए जा सकते, पासपोर्ट 7 दिन के अंदर अंदर आपका आ जाना चाहिए। ऐसे में मेनका गांधी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, रिट पिटीशन आर्टिकल 32 कि ये क्या कारण हुआ कि आप कारण नहीं बता रहे हैं और आप मेरी जो बाहर विदेश जाने की जो आज़ादी है, मेरी पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, उसका हनन कर रहे हैं, मेरा पासपोर्ट जब्त कर रहे हैं आप। कोर्ट ने इस मसले के साथ डील किया और इस मसले ने भारत के संविधान में अब तक चली आ रही प्रक्रिया, यानी कि लगभग 3 दशकों से चली आ रही चीज़ को पलटा, बदला। सिंपल मैं बता रहा हूँ, इस पे तो पूरा लेक्चर रखना है, लेकिन पासपोर्ट अथॉरिटी बशर्ते सरकार भारत ने अपने अटॉर्नी जनरल के वाया कोर्ट में ये कहलाया कि जो प्रोसीजर पासपोर्ट एक्ट के द्वारा ले डाउन किया गया है, उस प्रोसीजर के तहत ही इनका पासपोर्ट इम्पाउंड किया गया है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, जो प्रोसीजर लॉ ने इस्टेब्लिश किए हैं उसके वाया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी लिया जा सकता है। हम उसी प्रोसीजर के वाया ले रहे हैं जो 1967 के पासपोर्ट एक्ट में प्रोसीजर लेट डाउन है। तब कोर्ट ने कहा है कि ये तो कुछ जचा नहीं भाई, कि लॉ ने कोई प्रोसीजर लेट डाउन किया है और आप उस प्रोसीजर से आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले रहे हो, बड़ा प्रोसीजरल काम चल रहा है। तब कोर्ट ने पहली बार ये बात कही कि आज दिन तक सारा टेस्ट एग्जीक्यूटिव पे लगाया जाता था कि एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन लेने से पहले लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉलो कर रही है कि नहीं। पहली बार हम लेजिस्लेटर पे भी एक टेस्ट लगाने जा रहे हैं कि लेजिस्लेशन को भी, कानून को भी जो प्रोसीजर बताना है वो प्रोसीजर जस्ट फेयर होना चाहिए। अनफेयर अनजस्ट प्रोसीजर जो है वो भी किसी की पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ नहीं ले सकता। दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दैट प्रोसीजर शुड बी जस्ट, शुड बी फेयर। और अकॉर्डिंग टू अस यानी कि जुडिशरी, ये प्रोसीजर हमें जस्ट और फेयर नहीं लगा। इनका पासपोर्ट इंपाउंड करने वाला, पासपोर्ट रिलीज करो जल्दी। इनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, तो यहां से आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट के तौर पर कि विदेश यात्रा आप कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का हिस्सा बनता है, जा सकते हैं। यू हैव राइट, आपका राइट है, आपका राइट है पासपोर्ट इशू कराना। इट इज़ योर राइट। पता है आपको ये बात? दैट इज़ द थिंग। ओके, और उसमें कोई गलतियां हैं, क्रिमिनल हो आप, वो तो अलग बातें हैं, वो तो तकनीकी बातें हैं। नीट एंड क्लीन हो तो आपका अधिकार है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो मेनका गांधी केस हो चुका, 1978 का जजमेंट आ गया। ऐसे में 1979 में ये हुसैन आरा खातून का केस होगा। तो ऑलरेडी आर्टिकल 21 के तहत फेयर एंड जस्ट का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 21 में डाल दिया गया है। अब प्रोसीजर जो लॉ ने इस्टेब्लिश किया, सिर्फ उसी की परिपट्टी पे नहीं चलना। लॉ ने जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया वो प्रोसीजर भी फेयर होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, ये भी है। तो देखो जजेस को और विंडो मिल गई। ऐसे में ये हुसैन आरा खातून केस आएगा। इसमें क्या है, बिहार के में जो प्रिजनर्स थे 80% अंडर ट्रायल्स थे। कुछ दिनों वाली सजा से लेकर के 10 साल तक की सजा वाले लोग अंडर थे, जिसमें से
काफ़ी प्रिजनर ऐसे थे जो अपनी जो बनती सजा है उससे ज़्यादा सजा में अंदर बैठे हुए थे, और उनके ट्रायल अभी कुछ चल रहे हैं, क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं था। जितनी मिलनी थी सजा ट्रायल में मैक्सिमम से मैक्सिमम, उससे ज़्यादा साल से अंदर बैठे हुए थे। आई बात समझ में? तो ये ट्रायल इज नॉट स्पीडी, ट्रायल स्पीडी नहीं है, ट्रायल में कोई स्पीड ही नहीं है, ट्रायल ही चलते जा रहे हैं और वो इम्प्रिजनमेंट में है, और जो इम्प्रिजनमेंट मिलनी है उससे ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट में, और जो इम्प्रिजनमेंट मिलनी है उससे 8-10 दिन पहले आप उनको सजा दे रहे हैं, तो वो सजा अल्टीमेटली उतने समय तो उनका इम्प्रिजनमेंट ही बीत गया ट्रायल के अंदर ही। ये सारी चीज़ें देखी, और देश में पहली बार, मैं आपको बता दूं, देश में पहली बार एकदम सस्ते तरीके से, और आप अनपढ़ हैं, आपको जानकारी नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं, वकील नहीं करा सकते, कोई नहीं, पब्लिक के इंटरेस्ट में भी लिटिगेशन हो सकता है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पहला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ देश में 1979, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कोई पूछे पहला PIL केस क्या है? इज द फर्स्ट केस। आर्टिकल 39A के तहत सोशल जस्टिस को जिंदा किया गया, PIL का प्रोसेस लाया गया। आई बात समझ में? तो ये पहला PIL लगा दिया गया। इसको साइन किया 40,000 इनमेट्स ने, जो इम्प्रिजन में थे, 40,000 लोगों ने इसको साइन किया। हुसैन आरा खातून के लेवल के तहत ये पहला पिटीशन लगा, और अल्टीमेटली कोर्ट का फैसला आया कि जो लोग इम्प्रिजन्ड हैं, अपनी मिलने वाली सजा से अधिक सजा में हैं, सबको रिलीज किया, सबको रिलीज कर दिया। दैट इज हुसैन आरा। और इसमें फिर आर्टिकल 21 में एक बिंदु और जोड़ा, मेनका गांधी केस में एक बिंदु जोड़ा, फेयर एंड जस्ट होना चाहिए प्रोसीजर, और विदेश जाने वाला अधिकार, इसमें एक अधिकार और जोड़ दिया, आर्टिकल 21 का और विस्तार किया। कैसे किया आप समझाते हैं। तो देखो यहां से समझो, अंडर ट्रायल्स फाउंड 80% ऑफ बिहार प्रिजन पॉपुलेशन एंड देयर अपीलिंग आउटरेजेस वर ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उनकी जो दयनीय परिस्थितियां हैं इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई। जस्टिस भगवती बहुत सारी चीज़ों के जिम्मेदार रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जुडिशियल रिफॉर्म्स, सामाजिक न्याय देने में इनकी बड़ी भूमिका है, ये बात आप याद रखना। जस्टिस भगवती फाउंड, ये उस बेंच का हिस्सा है। जस्टिस भगवती फाउंड दैट दीज अंडर ट्रायल्स लैंग्वेज्ड इन प्रिजन्स नॉट, ये सड़ रहे हैं अदालतों में, जेलों में, क्यों? नॉट बिकॉज दे वर गिल्टी बट बिकॉज दे वर टू पुअर टू अफोर्ड अ बेल। मतलब बेल भी एक अफोर्ड होने वाली चीज़ है, मतलब, और ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मतलब पर्सनल लिबर्टी भी ऐसे सबको ऐसे मुहैया नहीं है, अफोर्ड जो करे उसको है, और जो अफोर्ड ना कर पाए तो स्टेट कह रहा है बैठे रहो अपने हाल पे। ये वेलफेयर स्टेट है, ये कल्याणकारी राज्य होता है, और कह रहे हैं कि स्टेट की नज़रों में सब बराबर हैं, सारे ऑल, प्रेसिडेंट भी फर्स्ट सिटीजन है और कुछ नहीं। दिस इज नॉट द थिंग। ये गणराज्य नहीं होते, ऐसे रिपब्लिक नहीं हो सकता। इंडिया शुड बिकम वेलफेयर इन सब्सटेंस नॉट इन वर्ड्स। लेटर्स में वेलफेयर नहीं, स्पिरिट में वेलफेयर होना जरूरी है, यही कहा गया उसमें। ओके, तो ये दिस, सो जस्टिस भगवती फाउंड दैट दीज अंडर ट्रायल्स लैंग्वेज इन प्रिजन्स नॉट बिकॉज दे वर गिल्टी बट बिकॉज दे वर टू पुअर टू अफोर्ड अ बेल। सो फॉलोइंग द मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस हुआ था 1978, आपको पता ही है, और ये केस होगा 1979 में। So following the Maneka Gandhi case, Justice Bhagwati read into fair procedure envisaged by Article 21 the right to speedy trial। तो उन्होंने राइट टू स्पीडी ट्रायल को आर्टिकल 1 के हिस्से के तौर पर माना, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 21 को फेयर प्रोसीजर के तहत पढ़ा, जो कि मेनका गांधी केस ने डाली थी बात कि आर्टिकल 21 फेयर प्रोसीजर की बात करता है पर्सनल लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में, और ये फेयर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ कि हम ट्रायल ही सालों साल लटका के रखे थे। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल भी है आपका, यू हैव राइट टू स्पीडी ट्रायल। इसके तहत कुछ चीज़ें भी की जाएंगी, वो भी मैं बताऊंगा। सो द राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड सब्लिमेटेड द बेल प्रोसेस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेस्टिट्यूट। तो फिर उन्होंने कहा कि फिलहाल इन सबको रिलीज किया जाए, निवारण के रूप में तो यही दे सकते हैं अभी फिलहाल, तुरंत गति से। Okay, that is the thing. So he thus ordered the release of persons whose period of imprisonment had exceeded the period of imprisonment for their offences। जिनका imprisonment का काल उनके गुनाह के तहत जो सजा मिलनी थी उससे लंबा हो गया, उनको निकाल दिया। He brought into focus the failure of the magistrates। अब देखो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट फेल हुए, क्यों? एक चीज़ और थी, वो क्या थी? सेक्शन 167 ऑफ द CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 167, ये डाला गया, किस चीज़ के तहत डाला गया?
इसके तहत ये डाला गया है कि केस टू केस बेसिस पे 60 दिन और मैक्सिमम 90 दिन, 60 से 90 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का, 60 दिन से 90 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का। अदरवाइज जिस पर्सन को एक्यूज किया गया है, अब चाहे मसला कोई भी बनता हो, वट एवर बी द मैटर, उसको बेल मिल जाएगी। सो हमने इन्वेस्टिगेशन को स्पीडी किया। जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट फाइल होगी, जितनी जल्दी चार्जशीट फाइल होगी, माना गया कि उतनी जल्दी केस चलाएंगे, ट्रायल चलाएंगे, और फटाफट बेगुनाह है तो बेगुनाह, गुनाह है तो गुनाह, कन्विक्टेड तो कन्विक्टेड, इक्विटल तो इक्विटल, जो होगा जल्दी करो। और ऐसे में अगर हियनस क्राइम भी किया है बॉस, तो भी 90 दिन के बाद अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो चलाओ, लेकिन वो निकलेगा फिर बेल पे, उसके पास राइट आ जाएगा बेल लेने का। ये सेक्शन 167 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलता है। ओके, हम राइट टू बेल आर्टिकल 21 और सेक्शन 167 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अभी अगली हेडिंग में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसके भी इंपैक्ट अभी समझने वाले हैं। अभी हम आर्टिकल 21, 22 एंड बेल को समझ रहे हैं अलग अलग केसेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो ही दस ऑर्डर्ड, तो वो तो बता दिया मैंने। तो ये क्या कह रहे हैं, ही ब्रॉट इनटू फोकस जस्टिस भगवती द फेलियर ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स to respect section 167(2) of criminal procedure code, which entitles an under trial to be released from prison on expiry of 60 days or 90 days as the case may be। हमें उन्हें रिलीज करना है बेल पर। अब फिर मसला जो भी है वो बेलेबल नॉन बेलेबल वो गया साइड। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही अंदर घुसे हो, हीनस क्राइम में घुसे हो, 90 दिन की इन्वेस्टिगेशन में कुछ 90 दिन में नहीं आ रहा है, चलो निकलो बाहर। ओके, आई बात समझ में। ऐसे में बाद में जा करके कुछ कानून और बनाए, जैसे NSA लगा दिया जाता है और चीज़ें, उसमें फिर खास शर्तें डाली गई हैं जिससे ये प्रोविजन दबते हैं। आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही होंगी तो मैं पहले ही बता दूं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके UAPA के कुछ प्रावधान हैं, उनमें जब आपको उठा लिया जाता है उसमें फिर कुछ प्रोविजन स्पेसिफिकली डाले गए हैं जो 167(2) को दबा देते हैं। तो वहाँ पर वो इमेजिन मत करने बैठ जाना, अदरवाइज बता रहा हूँ ये मैं। ओके, इतनी बात क्लियर। इसलिए देखना पड़ता है, कोशिश कर रहे होते हैं लोग एक्यूज कि कुछ भी करके जो आरोप लगाए ठीक है, UAPA हटाओ भाई, जल्दी UAPA से निकालो, NSA हटाओ हमसे, वो हटेगा तो फिर ऐसे ऐसे प्रावधानों का तो कुछ लाभ लेंगे। वही नहीं हट रहा, वही सबको दबा के बैठा है, ये कहानी। और आपको पता है एग्जीक्यूटिव प्रशासन वो कह रहा है ये जाएंगे, ये सब करेंगे, इसमें ले लो। ऐसा हंसने की बात नहीं, मतलब टेक्निकलिटी है, जो हो रहा है सो हो रहा है। ओके, सारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, वरना आप मैंने ऐसा पढ़ा दिया आप कल को जाके कहें इनकी तो इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग है, ये तो अब 8 महीने से अंदर है, ये नहीं आ रहे, सर ने गलत पढ़ा दी। पहले देखो लगा क्या है उनके ऊपर, वो देखना जरूरी है। ओके, सो जस्टिस भगवती ने इस चीज़ को भी इशारा किया फिर कि ये तो मैजिस्ट्रेट्स का बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने सेक्शन 167(2) ऑफ द CRPC को फोकस में ही नहीं लिया, बैठे रहे ऐसे ही, इन्वेस्टिगेशन चली जा रही हैं, वो रिलीज क्यों नहीं हुआ उन लोगों का। तो इस पर भी एक व्यंग कर दिया गया, बता दिया गया कि ये गलत है। सो इन हुसैनारा खातून केस इट वाज हेल्ड दैट द राइट टू स्पीडी ट्रायल इज इम्प्लिसिट इन द राइट्स एनश्राइंड इन आर्टिकल 21 एंड द कोर्ट एट द इंस्टांस ऑफ एन अक्यूज्ड, या तो अक्यूज कोर्ट के नोटिस में लाए, अक्यूज प्रयास करे, नहीं तो मैंने लिखा यहाँ पे सू मोटो भी हो सकता है, कोर्ट स्वयं भी कर सकते हैं, एक्यूज के किए बिना कोर्ट भी कर सकते हैं, स्वयं से संज्ञान ले सकते हैं, इसे कहते हैं आत्म संज्ञान ले लेना, सू मोटो। आपने मुझे कुछ करने को नहीं किया, मैंने खुद ही कर दिया, सू मोटो एक्शन होते हैं ये दोनों होते हैं। MCQ में आएगा तो फंसना मत। ओके, ये दोनों। सो इन हुसैनारा खातून केस इट वाज हेल्ड दैट द राइट टू स्पीडी ट्रायल इज इम्प्लिसिट इन द राइट्स एनश्राइंड इन आर्टिकल 21। हुसैनारा खातून केस में ये मान लिया गया कि आर्टिकल 21 का इम्प्लिसिट हिस्सा है ये, अंतर्निहित छुपा हुआ है, ये उसी के अंदर है ये। एंड द कोर्ट एट द इंस्टांस ऑफ एन अक्यूज्ड हु वाज डिनाइड दिस राइट, अब कॉमे हटा के सीधा कोर्ट से पढ़ रहा हूं आगे। एंड द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द अदर एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज टू सिक्योर दिस राइट ऑफ द एक्यूज्ड। उसको स्पीडी ट्रायल का राइट दो, त्वरित गति से ये करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। कोर्ट को अथॉरिटी है, जज ये कह सकता है स्टेट को। कौन से? ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट उन्हीं के अंदर आ रहा है ना, प्रिजन उन्हीं के अंदर आ रहा है ना। पर कई और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, देयर आर फ्यू एजेंसीज, उनके पास भी अथॉरिटी है कि वो डिटेन करते हैं, आपको अरेस्ट करते हैं। ओके,
ये भी एक चीज़ होती है, तो इसलिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वर्ड भी लिखा है। कोर्ट माइट सू मोटो कंसिडर ग्रांटिंग ऑफ बेल इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल लेड डाउन इन हुसैन आरा केस। सू मोटो भी ले सकते हैं और बाय द इंस्टांस ऑफ एन अक्यूज्ड भी ले सकते हैं, उसके कहने पर भी ले सकते हैं। तो एक तो बिंदु राइट टू बेल के तहत आर्टिकल 21 का विस्तार मनेका गांधी केस से हुआ कि प्रोसीजर को जस्ट एंड फेयर होने का, और हुसैन आरा केस के वाया से हुआ कि भाई स्पीडी ट्रायल भी उसका ही हिस्सा है, वरना तो भी पर्सनल लिबर्टी गई। प्रोसीजर बड़ा फेयर था, बड़े फेयर प्रोसीजर में सब चीज़ें एकदम इंश्योर कर 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 करके व्यक्ति को उठाया, अरेस्ट किया, लेकिन अब कहते हैं अब सड़ने दो, अब बैठे हुए हैं, कोई स्पीडी ट्रायल नहीं। तो इसी तरह से सेक्शन 167(2) भी फिर आर्टिकल 21 को और राइट टू बेल को मजबूत करता है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में स्पीड लाता है, ये इन्वेस्टिगेशन में स्पीड लाता है। अभी ऑथर इसी पे अटैक भी करेगा कि 167(2) जैसी चीज़ इन्वेस्टिगेशन में स्पीड लाती है, लेकिन ऐसा कुछ ट्रायल में स्पीड लाने के लिए क्यों नहीं है। ट्रायल में स्पीड लाने के लिए सिर्फ आर्टिकल 21 के तहत उसको अंदर एक जगह दे दी है। अब बाकी वो डिपेंड करता है कि उसे कब इन्वोक किया जा रहा है, कब नहीं किया जा रहा है। स्पीड तो ट्रायल, अब इन्वेस्टिगेशन हो गई स्पीडी, फटाफट इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट दे दी, ट्रायल्स चलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, कंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो क्या किया जाएगा। जांच और केस चलना दो अलग बातें हैं बॉस। जांच तेज कर दी, केस की कोई स्पीड ही नहीं बनाई। जांच तेज कराई है तो पीछे केस इंजन पावरफुल बना दिया और डिब्बों पे ब्रेक लगा दी। अब कैसे चलोगे, मतलब एक्सीलेटर भी दे रहे हो, ब्रेकें भी लगा रहे हो। तो इसलिए कह रहे हैं हाफ हार्टेड रिफॉर्म है, इनको ठीक करने का, तभी राइट टू बेल और आर्टिकल 21 का संपूर्ण न्याय मिलेगा। इसलिए अब हम इसको पढ़ेंगे राइट टू बेल, आर्टिकल 21, सेक्शन 167(2) की कंप्लीट स्टोरी के फॉर्म में, वो लिखने जा रहा हूं। आगे बढ़ रहे हैं हम राइट टू बेल एंड राइट टू फ्री लीगल एड, दैट इज आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 को रीड करेंगे आर्टिकल 39A के साथ। यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये क्यों देगा आपको, ये मेन बॉडी बनेगी। देखिए कोर्ट की अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में क्या निकल करके आया। द डिटेनीज कौन, जो डिटेन किए गए हैं, जो प्रिजन में हैं। द डिटेनीज हु वर अनइन्फॉर्म्ड or too poor to avail of their right of bail under section 167 of CRPC, suffering from the inequitable operation of the law, the court condemned it. कोर्ट ये कहता है कि आर्टिकल सेक्शन 167(2) ऑफ द CRPC, जिसे यहाँ पे लॉ से वर्ड से डील किया गया है, कि इसके होने मात्र से ही सिर्फ रूल ऑफ लॉ, कानून का राज स्थापित नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने ये माना कि वो डिटेनीज जो अनइन्फॉर्म्ड है, जिनके पास जानकारियाँ की कमी है, जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अनइन्फॉर्म्ड से डिटेनी, और वो जो बहुत गरीब हैं, एक अनइन्फॉर्म्ड पर्सन है या एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, वो व्यक्ति अवेल नहीं करा पा रहा है अपना बेल का अधिकार इस सेक्शन के तहत। इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि ड्यू टू द पुअर कैरेक्टर ऑफ द डिटेनी, ड्यू टू द अनइन्फॉर्म्ड कैरेक्टर ऑफ द डिटेनी, जो ऑपरेशन है इस लॉ का, सेक्शन 167 CRPC का, वो इनइक्विटेबल है, इक्विटेबल ऑपरेशन नहीं है। दैट ऑपरेशन इज इनइक्विटेबल, मतलब ये इनइक्विटेबल रूप में लागू है, प्रभावी है, असमान तौर पर लागू है, प्रभावी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग डिटेनीज का गरीब है, तकरीबन वही वर्ग लगभग अनइन्फॉर्म्ड है, अनपढ़ भी है, पिछड़ा है। ऐसे में सेक्शन 167(2) CRPC का लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। इससे ये कानून एक तरह से कुछ ही लोगों तक सीमित है, ये सिर्फ उन्हीं को अधिकार दे पा रहा है। ये इनइक्विटेबली ऑपरेशन में है, इट्स नॉट इक्विटेबली इन ऑपरेशन। ये कोर्ट ने माना और फिर कोर्ट ने इस चीज़ को कंडेम किया। तभी तो हम यहाँ तक आएंगे कि आर्टिकल 21, जिसके तहत पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है, जिसी से राइट टू बेल आ रहा है, आर्टिकल 22, जिसमें आपको अधिकार है कि आप एक लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके खुद को डिफेंड करा सकते हैं, इसको तभी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के आर्टिकल 39A से जोड़ के पढ़ेंगे, जो आपके लिए फ्री लीगल एड की बात कर रहा है। अगर हम पहले ये समझ पाएंगे कि इस फ्री लीगल एड की ज़रूरत ही क्यों है। फ्री लीगल एड की ज़रूरत ही इसलिए महसूस हो रही है कि ज़्यादातर डिटेनीज़
गरीब हैं, ज़्यादातर डिटेनीज अनइन्फॉर्म्ड और गरीब, ऐसा होने के कारण ऑटोमेटिकली उन्हें 167 सीआरपीसी का बेनिफिट अवेल हो नहीं रहा है। तो इस तरह से 167 के तहत अगर सबको छोड़ दिया जाए तो वो तो फिर इक्विटेबली ऑपरेशन में है ही नहीं। कोर्ट ने इसे कंडेम किया, इसलिए अब उसे कुछ आगे और महसूस हो रहा है तो वो बताएगा। सो एज पर द कोर्ट, द डिटेनीज हु वर अनइन्फॉर्म्ड और टू पुअर टू अवेल ऑफ देयर राइट ऑफ बेल under section 167 CRPC suffering from the inequitable operation of the law and the court condemned it. The court said the rule of law, कानून का राज है अगर देश में तो फिर असमानता कैसे हुई? अगर कानून का राज है तो ये कानून कुछ ही को अवेलेबल है, बाकियों को नहीं, फिर राज कानून का नहीं है, राज पैसे का है, फिर तो पैसे का राज है, फिर तो शक्तिशाली का, तगड़े का राज है, मजबूत का राज है। कमज़ोर, अनपढ़, पिछड़ा, गरीब, वो तो कानून के घेरे में आ ही नहीं रहा, वो तो दमन हो रहा है उसका। वो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर सफरिंग, दे आर लैंग्विशिंग इन द जेल्स, इन द प्रिजन्स, सालों सालों तक सड़ रहे हैं वो। तो ऐसे में अब आपसे पूछा जाए कि गरीबी को दूर करना, अनइन्फॉर्म्ड लोगों को इन्फॉर्म्ड कैटेगरी में लाना, फ्री लीगल एड की अवधारणा, कानून के राज को स्थापित करना और मजबूत करना है, तो एमसीक्यू में ये ऐसे जुड़ जाएगा। दिस इज हाउ इट विल कनेक्ट। ओके, सो इट इज टू स्ट्रेंथन द रूल ऑफ लॉ, क्योंकि अगर राज कानून का है देश में तो फिर राज किसी और चीज़ का नहीं हो सकता, कानून ही का राज है। और अगर कानून का राज है तो कानून की नज़र में तो सब बराबर हैं। कानून का राज तो समानता की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 14 में इम्प्लिसिटली रूल ऑफ लॉ वर्ड छुपा है, जबकि रूल ऑफ लॉ कहीं लिखा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल ऑफ लॉ के नाम का कोई आर्टिकल ऐसा है नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। ऑटोमेटिकली वो आर्टिकल 14 का हिस्सा है, क्योंकि आर्टिकल 14 समानता की बात कर रहा है। और समानता क्या है? जब समाज कानून के नियम पे से चलेगा तब कानून की नज़र में सब समान है और कानून का सबको समान तौर पे संरक्षण मिला हुआ है। तो ऐसे में अगर राज कानून का चल रहा था तो फिर किसी और चीज़ का राज नहीं चलना चाहिए ताकि सब समान रहें, लेकिन वो हो नहीं रहा है। इसलिए कानून का राज चलाने के लिए, रूल ऑफ लॉ ही स्थापित करने के लिए, ताकि राइट टू बेल अगर कुछ है तो वो कुछ को नहीं सबको मिले। अगर कुछ सेक्शन 167(2) CRPC है, कुछ तक नहीं सब तक पहुंचे, तो कानून का राज तो तभी स्थापित होगा। तो इसलिए राइट टू बेल देने के लिए पहले कानून का राज लाना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ हम तब ला पाएंगे जब समानता आएगी। इसलिए समानता लाने के लिए अब जो जिस चीज़ की कमी है वो गैप हम फिल करेंगे। कैसे साइंटिफिकली पढ़ना है समझ में आ रहा है, रीडिंग कैसे करनी है, अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है। इट इज़ अ साइंस, ओके, नो मैटर, इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, इट इज़ अ सोशल साइंस। तो इसको ऐसे समझने का, चीज़ों से चीज़ें जुड़ती हैं। अब रट्टा मारने की ज़रूरत, अब इस बोर्ड को रटने की ज़रूरत कि अब दिमाग से लिखोगे कि अंडर द रूल ऑफ द लॉ शुड बी अवेलेबल इक्विटेबली टू एवरीवन, and that's why if there are gaps into it due to the lack of money, due to the lack of awareness, lack of education, we need to fill those gaps. We need to settle or establish the provisions by which we can avail the provision of bail to everyone, and that provision we can call the free legal aid provision. लिखा आपने अपनी ऑर्गेनिक लैंग्वेज में, एग्जामिनर एकदम चमाचम खुश, तन नज़ारे आ गए, एकदम ऑर्गेनिक स्टूडेंट समझा हुआ, कोई कोचिंग के नोट्स रट के नहीं आया, कोई रट्टू आदमी नहीं है, ये मशीनी नहीं है, जिंदा आदमी है, लाइव। ओके, दैट इज द थिंग। सो द कोर्ट सेड द रूल ऑफ लॉ डज नॉट एग्जिस्ट मियरली फॉर दोज हु हैव द मीन्स टू फाइट फॉर देयर राइट्स। कानून का राज सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके पास जरिया है, एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। ना, कानून का राज उनके लिए भी है जो लड़ नहीं सकते। कानून का राज तब स्थापित होता है जब हम किसी भी पंक्ति में अंतिम छोड़ पर व्यक्ति तक भी वो कानून पहुंचाए, तब कानून का राज है। न्याय वहां तक जाना चाहिए। सो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी है, बहुत अमीर है, मिनट में बेल करा सकता है तो वो बेल पे है, चाहे अपराध कैसा भी है। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति मामूली से मामले में जेलों में सड़ रहा है, फिर कानून का राज कैसे है? नो। सो द कोर्ट सेड द रूल ऑफ लॉ डज नॉट एग्जिस्ट मियरली फॉर दोज who have the means to fight for their rights and very often for perpetuation of status quo. कानून का राज सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नहीं है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके
और कानून का राज का अर्थ ये भी नहीं है कि जो स्टेटस को है, जो परिस्थिति है जस का तस इसे बनाए रखे, अमीर के अधिकार अमीर को मिलते रहें, गरीब सड़ रहा है सड़ता रहे, नहीं, ये कानून का राज नहीं है, कुछ और है। कानून का राज कैसे एग्जिस्ट करेगा? बट इट एग्जिस्ट, द रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट ऑल्सो फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन, एंड इट इज द सोलम ड्यूटी ऑफ द कोर्ट to protect and uphold the basic human rights of the weaker section of the society. So it becomes imperative to discuss the right to bail and its nexus to the right to free legal aid, to ensure the right to bail under the Constitution, in order to sensitize the rule of law of bail to the demands of the majority of poor and to make human rights of the weaker sections a reality. है बात समझ में? तो कोर्ट ने यहाँ पर यह माना है कि कानून का राज सिर्फ और सिर्फ उन चुनिंदा लोगों तक नहीं है जो अपने पैसे या अपनी जानकारी के आधार पर इसे अपने लिए अवेल करा सकते हैं, या कानून के राज का अर्थ ये भी नहीं है कि स्टेटस को जस का तस माहौल बनाए रखे, उसे परपेचुएट कराए। कानून का राज तब देश में स्थापित होगा, तब अवेलेबल होगा, अगर हम राइट टू बेल हर उस व्यक्ति तक पहुंचा सकें जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो सबसे निचले पायदान पर है। और हमें ऐसा करने के लिए हर वो भरसक प्रयास करना पड़ेगा जिसके तहत कानून का राज स्थापित हो, बेल के कानून के रूप में, बेल के अधिकार के रूप में। कानून का राज बेल के अधिकार के रूप में स्थापित तभी होगा अगर हम फ्री लीगल एड जैसी चीज़ें लोगों को देंगे जिसकी मदद से उन्हें एक लीगल काउंसिल मिल सके, उन्हें एक लीगल प्रैक्टिशनर मिल सके, उन्हें लीगल सपोर्ट मिल सके, जिसके तहत उन्हें पता लग सके कि उनके पास भी सेक्शन 167 जैसे अधिकारों को इस्तेमाल करने का एक जरिया है। उनको पता लग सके कि उनके पास राइट टू बेल है, वो बेल क्यों नहीं लेते हैं, ले सकते हैं, और ताकि ट्रायल के तहत एक्विक्ट या कन्विक्ट होने तक वो जेलों से बाहर रह सके। हमें ये करना पड़ेगा, तभी जाकर के कानून का राज सच में बदलेगा। अगर हम वीकर सेक्शन के लिए उसे सत्य में बदले, अगर कानून के राज के तहत बेल का अधिकार वीकर सेक्शन को भी हम उपलब्ध कराएं, तब जाकर के हम सच्चे तौर पर कह पाएंगे कि देश में कानून का राज है। अन्यथा देश में कानून का राज नहीं है, देश में धनवान का राज है, देश में सिर्फ जानकार लोगों का राज है, कानून का राज नहीं है। यही कोर्ट ने कहा है। यहाँ से देखो जुड़ गया कहानी कि आर्टिकल 21 के ही घेरे के अंदर 39A के तहत जो कहा गया है फ्री लीगल एड, वो आता है, और आर्टिकल 22 जो लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने की बात कहता है, वो ये तो नहीं इंश्योर करता है कि लीगल एड देनी है, बट कहीं ना कहीं वो लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने की बात कहता है, क्योंकि इसका मतलब ये ज़रूरी है कि खुद को डिफेंस कराने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्टेशन जरूरी है। और ऐसे में लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्टेशन तो शिक्षित, इन्फॉर्म्ड और सही धनाढ्य वर्ग ही कर सकता है। तो फिर अगर ये एक नीड है आर्टिकल 22 के तहत, तो ये बाकी सबको कैसे पहुंचाए? क्योंकि आर्टिकल 22 ने एक्सप्लिसिटली ये कहा है, इसका मतलब ये ज़रूरत है कि लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्टेशन करनी है खुद को डिफेंस कराने के लिए, अदरवाइज डिफेंस किधर है? और फिर आर्टिकल 22 में ये कहा है, तो लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्टेशन के एक्सेस किसको मिला हुआ है? जो जानकार आदमी है या जो पैसे वाला आदमी है। फिर उनका क्या, जो जानकार नहीं है और जो गरीब है, उनका डिफेंस कौन देखेगा? इसीलिए शायद 1976 में आर्टिकल 39 में 39A जोड़ा गया और फ्री लीगल एड की बात की गई। तो फिर हम उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ही रहने दें, ये कह करके कि वो तो स्टेट को दिए गए मात्र डायरेक्टिव्स हैं, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, और वो ऑब्लिगेशन है ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट। जुडिशरी के सिर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उन्हें इन्फोर्स कराने की। नहीं, बात यहाँ पे नहीं रुक सकती, क्योंकि आर्टिकल 39A को ऐसे अकेले नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आर्टिकल 22 कुछ कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि आपको खुद की रक्षा करने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का अधिकार है। तो फिर ये गरीब और कमज़ोर कैसे करेगा? तो फिर अगर उसको भी कराना है तो लीगल प्रैक्टिशनर की मदद उसको भी देनी पड़ेगी। इसके तहत आर्टिकल 39A में जो कहा गया है उसे उठा करके हमें आर्टिकल 21 यानी कि पर्सनल लिबर्टी का इम्प्लिसिट पार्ट बनाना पड़ेगा, कि मतलब पर्सनल लिबर्टी का अंतर्निहित ही वो बात है कि फ्री लीगल एड हो गरीब आदमी को। तब न अदर नहीं है तो फिर पर्सनल लिबर्टी उनको अवेलेबल नहीं है, बस भूल जाओ। फिर वो अपना राइट टू बेल कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। फिर आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी का अधिकार सिर्फ किन तक सीमित हो गया? किन अक्यूज्ड तक सीमित है? अमीर, पढ़े लिखे, जानकार तक। कौन से अक्यूज पर्सनल लिबर्टी खो गए आर्टिकल 21 वाली? गरीब, अनइन्फॉर्म्ड, अनअवेयर्ड, पिछड़े। ये कैसा आर्टिकल 21 हुआ भाई? ये तो नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट के तौर पे, तो सबको अवेलेबल होना चाहिए, तो वो अभी करा के देंगे। ऐसे जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करती है, इसे जजेस सिर्फ उसी लेवल पे ये होता है, बाकी निचले लेवल पे तो क्या चल रहा है सब जानते ही हैं।
वहाँ पे ये चीज़ होती है। और समझने की ताकत, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स कैन अंडरस्टैंड दैट, कैन डील विद सच डिस्कशंस, विद सच जजमेंट्स, दे कैन एंजॉय दिस। ओके, दैट इज द थिंग। सो अब आराम से पढ़ रहा हूँ, पहले एक बार में तेज पढ़ा, सेंटेंस की मर्यादा को ध्यान में रख के, अब आराम से पढ़ रहा हूँ। अब सारा इमेजिन करना जो समझाया पीछे पीछे समझो। Court said the rule of law does not exist merely for those who have the means to fight for their rights and very often for perpetuation of status quo, but it यानी कि rule of law, but it exists also for the poor and downtrodden, and it is the solemn duty of the court to protect and uphold the basic human rights of the weaker section of the society. So it becomes imperative. So ये ऑटोमेटिकली ये अंतर्निहित मामला बन जाता है, ये उसके साथ जुड़ा ही मामला बन जाता है कि हम डिस्कस करें फ्री लीगल एड को राइट टू बेल के साथ जोड़ करके, पर्सनल लिबर्टी के साथ जोड़ करके। सो इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू डिस्कस द राइट टू बेल एंड इट्स नेक्सस, इसका संबंध, राइट टू बेल का संबंध, इसका गठजोड़, नेक्सस का मतलब ये होता है, ठीक है। सो इट बिकम्स इम्पेरेटिव, ये बहुत लाजमी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, टू डिस्कस द राइट टू बेल एंड इट्स नेक्सस टू द राइट टू फ्री लीगल एड, कि राइट टू बेल और राइट टू फ्री लीगल एड का कोई नेक्सस है, ये लाजमी हो जाता है कि हम इसकी चर्चा करें। सो इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू डिस्कस द राइट टू बेल एंड इट्स नेक्सस टू द राइट टू फ्री लीगल एड, किस बात को सुनिश्चित करने के लिए, टू एंश्योर द राइट टू बेल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको राइट टू बेल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंश्योर करना है अंडर द आर्टिकल 21, तो उसके लिए पहले लाजमी है कि आप राइट टू बेल को राइट टू फ्री लीगल एड के साथ जोड़ करके पढ़ें और देखें, तभी आप आर्टिकल 21 के तहत राइट टू बेल को इंश्योर कर पाएंगे लोगों को। अदरवाइज वो किन, आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू बेल किन को इंश्योर होगा, ओनली फ्यू एजुकेटेड, ओनली फ्यू रिच पीपल, इट वुड नॉट बी अवेलेबल टू द मासेस। एंड इफ यू वांट टू ensure this right to bail under article 21 to everyone, so first of all you need to find out the nexus between right to bail and the free legal aid. भाई मेरे समझ रहे हो रहा अंडरस्टैंड ना, इतनी सुंदरता समझा रहे हैं भाई इजी करके। एक तो ये देखो कि रीडिंग की ही मारो मार है, मतलब अकेले आर्टिकल ही बंदे को दे दो, रीड करते करते बौखला आ जाएगा कि ये क्या है। कितना पेशेंस चाहिए रीडिंग के लिए भी, कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज देना है, फिर इमेजिनेशन साथ साथ। इसीलिए फिर बच्चे क्या कह रहे हैं, रीडिंग का बहुत प्रॉब्लम है बॉस, इसलिए फिर वो कह रहे हैं ऐसी कोचिंग नहीं लेना, आप उनको ऐसे ही नहीं लेना, सीधा सीधा बता, कुछ एमसीक्यू बना के दे इसका, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 फ्री लीगल एड ओके, ऑप्शन आएगा कर देना है। ऐसा कितना एमसीक्यू बना देंगे और ऐसा कितना याद रखोगे। और मेंस में पूछ दिया जाए, मेंस में पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स के एक्सपेंशन बढ़ावे खोल ले, फंडामेंटल राइट्स के एक्सपेंशन के लिए जुडिशरी जब जब फैसले लेती है, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उनकी गाइडिंग लाइट बनते हैं, क्या लिखोगे, व्हाट वुड यू राइट देन। कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल 39A जुडिशरी की गाइडिंग लाइट बना यहाँ पे आर्टिकल 21 को खोलने के लिए, कि उसने राइट टू बेल के अंदर फ्री लीगल एड को जोड़ के देखा। बड़ा ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं वो, बड़े दीवाने हैं। फिर बंदा वहाँ बगले झाँकता है, कहता पॉलिटी पढ़ी थी, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में तो कोई था नहीं, लक्ष्मीकांत अगर ये सब लिखने लगा, जमीन से लेके छत तक की किताबों या नहीं है उतनी तुमने पढ़नी, उस पर चढ़ के पढ़ना सीढ़ियाँ लगा के। ये दिमाग है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक्सप्लिसिटली नहीं पढ़ा जाता जो उसमें लिखा है, इम्प्लिसिटली भी पढ़ा जाता है कि वो कह क्या रहा है, वो क्या लिखा है एक बात है, वो क्या समझा रहा है एक बात है, वो किधर ले जाना चाहता है वो भी एक बात। समझ में आई बात, ये कहानी है। तो चलो, जब आपके घर वाले कहते हैं बेटा पानी लाओ, वो पानी लाओ ये लिखा है, बोला है, इसे सिर्फ इतना नहीं लेना, हो सकता है अगला प्यासा ना हो, तो सिर्फ प्यास बुझाने की बात नहीं की घर वालों ने कहा। घर वालों ने कहा अतिथि आया सत्कार स्वरूप पानी लाओ, वो कह भी रहा नहीं मैं पी के आया, तो कह रहे नहीं लाओ बेटा। ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आपने वहां बैठ नहीं जाना, जो उसने कहा नहीं मैं पी के आया, वहीं बैठ गए। पापा फिर वो पानी लाने को कहा था, नहीं वो कह रहे पी के आए, पानी लेके आओ। फिर बाद में समझाते कहते अकल कोई कुछ है, अगले ने यही कहना है ना बेटा चाय बनाओ, नहीं पी के आए, बैठ गए, वो तो कह रहे थे पी के आए। ये तकल्लुफ हैं समाज के, ज़रूरी होते हैं, ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके चलो आओ फिर। तो वो कह रहे हैं कि टू एंश्योर, हाँ
So it becomes imperative to discuss the right to bail and its nexus to the right to free legal aid to ensure the right to bail under the Constitution. In order to sensitize the rule of law of bail to the demands of the majority of poor and to make human rights of the weaker sections a reality. Okay? आई बात समझ में? ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये लाजमी हो जाता है कि हम राइट टू बेल के संबंध को राइट टू फ्री लीगल एड के साथ जोड़ करके देखें, ताकि हम ये सुनिश्चित कर पाए कि राइट टू बेल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21 के तहत उपलब्ध हो। और ये हमें क्यों करना है? ताकि हम जो रूल ऑफ लॉ है वो इनसेंसिटिव ना बना रहे गरीबों के प्रति, कि मेरे को तो इनके प्रति क्या लेना है, स्टेटस को बना के रखो, अमीर को मिल रहा है ना, जो ले सकता है वो ले ले। रूल ऑफ लॉ को मान लो चेहरा लग गया तो रूल ऑफ लॉ क्या कह रहा है? जिसको लेना है ले लो, मैं तो हूं। यू कैन नॉट रिमेन दिस इनसेंसिटिव, यू हैव टू बी सेंसिटिव इनफ। वो नहीं ले सकता है, तुम्हें देना है। जैसे घर का छोटा बच्चा खुद से मांग के कुछ नहीं लेगा, तुमको देना है, तुमको उसके लिए बचा के रखना है। दिस इज द थिंग। स्टेट ऐसा होता है, तभी वेलफेयर होता है। जैसे घर के बुजुर्ग नहीं कुछ मांग पा रहे, लोकोमोशन भी नहीं कर पा रहे, चल फिर नहीं पा रहे, पूरा हिस्सा बचा के उनके पास स्पेशली जाना है कि ये लीजिए, लेके आए थे, आप भी खाइए प्लीज़। ये है एक संस्कारी परिवार। ऐसे ही एक संस्कारी समाज चाहिए, देश चाहिए। इसे कहते हैं द वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी। घर के लेवल पे इसे संस्कारी कह देते हैं, समाज के लेवल पे ये कल्याणकारी हो जाता है कि नहीं? आप वहाँ चाहिए बैठी हैं कहीं, वो कौन सा मांग रही हैं, उन्होंने कौन सा जलेबी खानी है, उम्र हुई है, खानी नहीं खानी है उनकी चॉइस थी। तुम तो रूल ऑफ लॉ थे ना, तुम इतने इंसेंसिटिव कैसे हो गए उनके प्रति? उन्हें जाके क्यों नहीं पूछा जलेबी खाओगे आप? वो कहेंगे नहीं बेटा, मैंने कहाँ खानी, ये चाहिए था उन्हें, जलेबी नहीं चाहिए थी। जलेबी की भूखी नहीं है वो, 80 साल ज़िंदगी बिता रही, तुम्हारा घर बार सारा बनाया उन्होंने। वो भूखी हैं इस बात की कि मैंने जिनकी पालना पोषणा की वो कानून का राज बने हैं कि कुछ और ही बन गए, शैतान चौकड़ी तो नहीं बन गए। तो रूल ऑफ लॉ कैन नॉट रिमेन इनसेंसिटिव टू द मासेस, to the majority of the masses, to the poor. Rule of law should become sensitive to the demands of the majority section of the society in context of the prisoners, and they are the poor. So that is what that paragraph is talking about. This is saying that, so to ensure the right to bail under the Constitution, in order to sensitize the rule of law of bail to the demand of the majority of poor, and to make human rights of the weaker sections are reality. ओके हम मानवाधिकार, गरीब लोगों के भी कोई मानवाधिकार होते हैं बॉस, हम उसको एक सच में बदलें। ये ना गरीब ये ना कहे कि भाई हमको तो जेल में ठूस दिया, हम जेल में हैं। हम लोगों के मानव के अधिकार कौन होते हैं? हम तो गरीब हैं। गरीब की क्या है? गरीब का तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये अधिकार मानव अधिकार हैं, अमीर गरीब के नहीं होते। इसके लिए, इन अधिकारों के लिए आप मानव मात्र होने जरूरी हैं। दैट्स वाई हम इन्हें ह्यूमन राइट कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को हमने अपने देश के कानून के अंदर, यानी कि संविधान के अंदर संजोया है, खास नाम दे करके मौलिक अधिकार। तो हमने हमारे मौलिक अधिकारों में मानव अधिकारों से जुड़े हुए बहुत से मुद्दे डाल दिए हैं और हमने उन्हें मौलिक अधिकार ही बना दिया है। आई बात समझ में? दैट इज़ द थिंग। ये कॉन्टेक्स्ट है। तो आज़ादी का अधिकार एक मानव का अधिकार है, इट्स मानव अधिकार। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। द फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ये उनका कहना था। अंग्रेजों को तो अंग्रेज हंसते कहते अच्छा, कहते वो बताऊँगा टाइम आने पे। वो है, तुमको समझ में नहीं आ रहा अभी, वो है, सारी दुनिया समझेगी, यूनाइटेड नेशन समझेगा, इस पर डिक्लेरेशनें आएंगी। और वो हुआ। वो कब कह रहे थे? 1890 में, और ये हुआ बाद में। आज सारी दुनिया ये कह रही है कि इट इज़ अ ह्यूमन राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, द फ्रीडम, ये तो ह्यूमन राइट है बॉस, पर्सनल लिबर्टी। ओके भाई, अब पैराग्राफ पूरा समझ में आया? अब आगे बढ़ जाएं, अब समझाएं इनका रिश्ता। तो हेडिंग बन गई, फिर पैराग्राफ से आगे जरूरत पैदा हुई तो हेडिंग बना ली, राइट टू बेल एंड राइट टू फ्री लीगल एड, दैट इज आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, रीड विद आर्टिकल 39A। चलो शुरुआत करते हैं। फॉर नियरली 3 डिकेड्स, लगभग 3 दशक बीत गए संविधान अस्तित्व में आए को। 26 जनवरी 1950 को आया, 1950 से 60, 1960 से 70, 1970 से 1978 तक, 1978 तक, लगभग 3 दशक बीती गए, 3 डिकेड।
लगभग 3 दशक बीत गए। सुप्रीम कोर्ट का जो विचार था वो 1950s के दौर के ए गोपालन केस के हिसाब से ही चल रहा था। और वो विचार क्या था? ए गोपालन केस में क्या फैसला आया था? ए गोपालन केस में फैसला ये आया कि किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को स्टेट जब ले रहा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव शब्द किसके लिए इस्तेमाल होगा? अधिकारी वर्ग के लिए, सरकार के लिए, कि वो जब ले रहे हैं तो उनको मात्र कानून के द्वारा इस्टेब्लिश किसी प्रोसीजर की ही पालना करनी है, ये सोचने का नहीं कि प्रोसीजर जस्ट, फेयर और रीजनेबल है कि नहीं। प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर फॉलो करो। वो एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें एडमिशन कराने जाता है हॉस्पिटल में, वो कहते हैं लाइन में लगो, प्रोसीजर फॉलो करो। वो कहता है इसको बहुत चोट है, जल्दी मर जाएगा। कहते हैं यही नियम है यहाँ का, प्रोसीजर फॉलो करो। तब वो उसको बताता, तेरे को मैं प्रोसीजर अभी बताता हूँ। तो वहाँ पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, लेकिन मुन्ना भाई समझा रहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखना चाहिए मौके दर मौके। इसको अर्जेंट रिक्वायर्ड है, फॉर्म बाद में भर देंगे, वो मर जाएगा, फिर क्या करेंगे फॉर्म भर के। 3 दशक तक तो ए गोपालन केस के दम पर ही देश चला और ये कहा कि एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, एग्जीक्यूटिव किसी का पर्सनल लिबर्टी ले लेने का, सिंपली उनको प्रोसीजर का पर्चा दिखा देने का कि ये प्रोसीजर इस लॉ से बना है, मैंने तो यही प्रोसीजर फॉलो किया है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि प्रोसीजर भी रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, मत टेंशन लेने का। तो 3 दशक तक तो यही चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था। लेकिन 3 दशक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिविजिट किया, रिव्यू किया, रिविजिट किया, चेंज कर दिया। कहते ऐसे नहीं चलता देश, दिस इज नॉट द वे। दैट वाज द मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस, दैट इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1976 में मेनका गांधी को पासपोर्ट इशू हुआ। 1977 में रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने बोला पासपोर्ट जब्त करा दीजिए, अपना जमा दे दीजिए। मेनका गांधी ने इमीडिएट अगले दिन पूछ लिया पासपोर्ट जमा लेने का रीज़न। कहते पब्लिक इंटरेस्ट में रीज़न नहीं बता सकते, दैट्स ऑल। कहती अच्छा, कोर्ट में चली गई, रिट पिटीशन लगाया, कोर्ट ने अथॉरिटी को बोला कि रीज़न नहीं बताया आपने उनको। कहते सर रीज़न बताना ज़रूरी नहीं है, अंडर द पासपोर्ट एक्ट हम इम्पाउंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में हम रीज़न नहीं बता सकते। तो कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता यार, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो आई बड़ी बड़ी जजमेंट। तो मेनका गांधी केस ने तो बहुत सारी बातों को जांच लिया। वो तो मैं मेनका गांधी केस जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ही। उसने मेनका गांधी को पासपोर्ट नहीं दिलवाया सिर्फ, उसने बहुत कुछ ही देख लिया फिर, और फिर उसके हिसाब से संविधान ही चेंज हो गया उसके बाद काफ़ी हद में। तो मेनका गांधी केस में कोर्ट ने एक बात बोली कि बात ऐसी है कि आज के बाद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो प्रोसीजर के वाया ही ली जाएगी जो लॉ ने बनाया है, लेकिन उस प्रोसीजर को ऑलवेज जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना होगा। मतलब आज के बाद हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव को और सरकार को, यानी कि अधिकारी को, ये नहीं पूछेंगे कि आपने प्रोसीजर फॉलो किया जो लॉ ने एस्टेब्लिश किया था इसकी पर्सनल लिबर्टी लेने से पहले। आज के बाद हम कानून को भी पूछेंगे कि कानून ने फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर दिया कि नहीं दिया। तो आज के बाद से हम इस बात पर ध्यान देंगे कि प्रोसीजर शुड बी सब्सटेंटिव प्रोसीजर, फेयर प्रोसीजर, रैशनल रीजनेबल प्रोसीजर, जस्ट प्रोसीजर। इट कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी प्रोसीजर। प्रोसीजर आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता। सिर्फ वो कानून ने दिया इसका मतलब वो एक प्रोसीजर है किसी भी पर्सनल लिबर्टी लेने का, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आर्टिकल 21 का बहुत बड़ा विस्तार हो गया, आर्टिकल 21 खुल गया पूरी तरह से, क्योंकि आज उसके बाद से फिर तो अधिकारी का कंडक्ट सिर्फ इस बात पे नहीं जांचा जाएगा कि उसने प्रोसीजर फॉलो किया कि नहीं किया। अब आज के बाद ये भी देखा जाएगा कि प्रोसीजर अपने आप में रीजनेबल है कि नहीं है। अधिकारी को बोलेंगे, अधिकारी ऐसे आया, आपने इनकी पर्सनल लिबर्टी ली, अधिकारी बोलेगा सर पढ़िए पेपर, हाँ आपने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है, आपको छोड़ रहे हैं, जाइए। पार्लियामेंट को कहेंगे लॉ के तहत कैसा प्रोसीजर दे दिया आपने, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको कल चेंज कर दीजिए। मतलब पहले कोर्ट सिर्फ एग्जीक्यूटिव तक जागता था पहले 30 साल तक, अब कोर्ट लेजिस्लेचर में भी चला गया। पहले कोर्ट सिर्फ इतना तय करता था कि अधिकारी सही है कि गलत, अब कोर्ट ये भी तय करेगा कानून सही है कि गलत। सोचो कितना बड़ा फर्क। पहले कोर्ट सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन को घेरे में लेता था, अब कोर्ट लेजिस्लेटिव एक्शन यानी कि लेजिस्लेशन को, कानून को भी घेरे में लेगा। जांच होगी, और अगर कानून ऐसा प्रोसीजर दे रहा है जो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल नहीं है, कोर्ट ने बोला अपने आप को ही मेनका गांधी केस में कि उसे स्ट्रक डाउन कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे। फिर
कितना बड़ा बदलाव। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की मदद से ही, वो प्रोसीजर जो लॉ के द्वारा बताया गया है, मात्र उसी के दम पर पर्सनल लिबर्टी लेने वाला दौर गया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया और उसमें ये कहा गया कि लॉ ऐसा प्रोसेस या ऐसा प्रोसीजर दे जिसमें जस्ट फेयर एंड रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। आई बात समझ में? दैट्स ऑल, वही लिखा है मैंने। चलो आओ। फॉर नियरली 3 decades द सुप्रीम कोर्ट हैड अ नैरो व्यू ऑफ आर्टिकल 21 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। कानून के राज की अगर हम बात करते थे तो कानून के राज की दृष्टि से आर्टिकल 21 का अब तक बहुत ही नैरो व्यू लिया था जुडिशरी ने, और वो इतना ही नैरो व्यू ले रहे थे कि एक तरफ राज्य खड़ा रहता है, एक तरफ नागरिक, देयर इज अ स्टेट एंड देयर आर सिटीजन, देयर आर पीपल। तो उसमें सिर्फ इतनी बात ये थी कि बस राज्य जो है द स्टेट, उसको बस कानून के अधीन रह करके चलना है, फिर वो नागरिकों के साथ कुछ भी करे। ये तो कानून का राज नहीं हुआ, क्योंकि कानून बनाने की ताकत भी तो राज्य के ही पास है। ये तो ऐसा है कि मैं एक ऐसा सांप बनाऊंगा जो मैं कहूंगा कि देखो इस सांप के ही आदेश से मैं कुछ भी कर रहा हूं, पर सांप तो मैं जैसा मर्जी बना लूंगा और वो सांप मुझे कहेगा इनको डस ले। कोर्ट ने देखा ये सांप अगर कानून है और राज इस सांप का चलना यानी कि कानून का, तो ये सांप तो किसी सपेरे के हाथों नाच रहा है। ऐसे में कानून का राज नहीं तो सपेरे का राज हो गया। मतलब ऐसे तो कुछ भी कानून बना के उसके तहत कुछ भी प्रोसीजर दे के कुछ भी हो जाएगा। तो तब कोर्ट ने कहा कि सांप को भी, इस सपेरे को जो कहना है वो बहुत रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। मतलब स्टेट जो लॉ बना रहा है, वो लॉ जो प्रोसीजर दे रहा है, वो प्रोसीजर अपने आप में रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट होना चाहिए, वरना स्टेट का बनाया लॉ नल एंड वॉइड कर देंगे। मतलब अगर कानून का राज बनाया है तो कोई ऐसे नकेल ना डाल दे कि कानून के वाया ही सब करना है, गंद कानून के वाया भसड़ मचानी है, पहले कानून ही भसड़ वाला बना देते हैं। फिर आई बात समझ में? ये एकदम ऐसा है। सोचो कितनी खतरनाक चीज़ थी। अब इमेजिन करो जरा, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एकदम से मोहल्ले में एक आदमी है बदमाश, आते ही 4-5 चपेड़े थोड़ थोड़, मैं उसको कह रहा हूँ भाई क्यों मारी, होता मेरी मर्जी। मैं उससे कह रहा हूँ कोई नियम कानून होता है कोई, तो आगे से वो एक कानून बना के मार रहा है। कानून भी उसने खुद ही नहीं बनाया कि मैं जब आऊँगा तो 4-4 चपेड़े मारूंगा और दाएँ गाल पर मारूंगा। तो अगली बार मैंने उसको पूछा मैं क्यों मार रहा है, वो कह रहा नियम कानून से मार रहा हूँ, देखो मैंने नियम लिखा है कि जब भी आऊँगा पहले 4-4 मारूंगा और दाएं गाल पे मारूंगा, अब भी आप गुस्सा कर रहे हो। तो तब मैं सोचूंगा कि नियम कानून का भी कोई आधार होना चाहिए भाई। सवाल तो ये है कि तू क्यों मारेगा। फिर उसका जवाब है मेरी मर्जी। तो तेरी मर्जी नहीं बेटे, लोकतंत्र है ये, गणराज्य है साले। मर्जी तो कानून संविधान की चलेगी, तेरी की तरफ से चलेगी मर्जी। संविधान रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट कर रहा है, संविधान कानून के राज की बात कर रहा है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। संविधान जस्टिस की बात कर रहा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, माने कानून के राज की बात कर रहा है, किसी की सोच, दिमाग, किसी की सनक की बात नहीं कर रहा है। ऐसे में तो जो कानून बनाने की ताकत तेरी बना, लेकिन वो कानून को हम जांचेंगे कि वो संवैधानिक घेरे में है कि नहीं। वी विल सी टू इट। उसको रीजनेबल होना पड़ेगा, उसको फेयर होना पड़ेगा, जस्ट होना पड़ेगा। अब फिर जा करके कानून का राज और पूरा हुआ, वरना पहले कानून का राज नामी तौर पर राज कानून का है, लेकिन उसके बाद राज किसी की सनक का चल रहा है, क्योंकि कानून ही बनाना है। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी तो अपनी होती है, लोअर हाउस में बना लो जैसे तैसे करके। ऐसे तो एमपी खरीदे बेचे जाएंगे, एमएलए खरीदे बेचे जाएंगे, कुछ भी कर करा करके कानून कुछ भी बना लिया। किधर गए नागरिक अधिकार, किधर गए मानव अधिकार? कोई टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी नहीं, कोई टेस्ट ऑफ जस्ट एंड फेयर नहीं, कुछ प्रोसीजर बना के कूच करके बैठ गए। दिस इज नॉट द वे। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया मेनका गांधी केस। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन को निरंतर ट्रांसफॉर्म होना है बदलते समाज की जरूरतों को देखते हुए, क्योंकि आज की डेट में आपके जीवन के हर पहलू और हर अंग में एग्जीक्यूटिव घुस चुकी है, क्योंकि दायरा बढ़ गया है ना। आज आप पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुके हैं। आपके कागज पत्र, आपके सिग्नेचर, आपका सब, आंखें, अंगूठे, सब हर जगह एग्जीक्यूटिव है। सारे नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, सब एग्जीक्यूटिव है। ऐसे में अगर एग्जीक्यूटिव पर
जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होने वाले कोई अंकुश ना लगाए जाएं, दूसरी तरफ वो कानून जिसके तहत एग्जीक्यूटिव काम करती है उस पर जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होने वाले कोई अंकुश ना लगाए जाएं, तो फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो मिलकर के ख़त्म, कहानी जो चाहे कर दे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसलिए जुडिशरी ने फिर तब बोला कि बात सही है, कानून के राज का पूरा मजा देंगे आज देश को, विल गिव द फुल प्लेजर ऑफ रूल ऑफ लॉ। ओके, अब पढ़ूं आगे। चलो, मतलब इन चीज़ों बड़ा गंभीर हो गए, ऐसे मत होके पढ़ा करो केकड़ा बन के कि एकदम पूरा ओके चीज़ लिखी है, एंजॉय इट, चिल मारो मतलब। ओके, समझ के पढ़ने का। वकील भी आएंगे तो उनको पढ़ा देना है, ये कहानी है। ऐसी लाइन मत बोलो कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस, ऐसा नहीं बोलो। प्रोसीजर, लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर से पर्सनल लिबर्टी पहले ली जाती थी, फिर बोला गया कि प्रोसीजर शुड बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल, तभी लॉ एग्जिस्टेंट में रहेगा, वरना स्ट्रक डाउन। सामने वाला समझ जाएगा पहुंची हुई चीज़ है, पढ़ा हुआ आदमी है, पढ़ा हुआ नहीं कढ़ा हुआ आदमी है, समझा हुआ आदमी, सीखा हुआ आदमी है। ओके, so for nearly 3 decades the Supreme Court had a narrow view of Article 21 in context of rule of law, कानून के राज के कॉन्टेक्स्ट में, that no one can deprived of his life and personal liberty by the executive action unsupported by law। अभी तक 3 दशक तक सुप्रीम कोर्ट यही मान के चल रहा था कि कोई किसी से भी उसका जीवन या उसकी आज़ादी का अधिकार नहीं लिया जा सकता एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो कानून के द्वारा सपोर्टेड ना हो। मतलब इसका उल्टा पढ़ो तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी लेने के लिए वो एग्जीक्यूटिव एक्शन सही होगा जो सपोर्टेड बाय लॉ हो। बस लॉ की सपोर्ट चाहिए, फिर चिल्लम चिल्ली। इसको बदल दिया। ये नैरो व्यू था, AK गोपालन केस से पैदा हुआ व्यू था। मेनका गांधी केस ने इसको टर्न अराउंड कर दिया। वो कह रहे हैं कि इफ देयर वाज अ लॉ विच प्रोवाइडेड सम सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर इट वाज इनफ। AK गोपालन केस के तहत क्या आ रहा है कि इफ देयर वाज अ लॉ विच प्रोवाइडेड सम सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर इट वाज इनफ टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत है, बस एक कानून चाहिए, उसमें जो प्रोसीजर लिखा है बस वो फॉलो करो, वो इनफ है पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी लेने के लिए, ले लो बस। दैट इज ओनली स्टेट कैन डिप्राइव यू फ्रॉम द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द वे ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कह रहे ऐसा नहीं चलेगा, चेंज कर दिया। However, Menka Gandhi versus Union of India marked a watershed in the history of constitutional law। एक डिवाइड क्रिएट हो गया, जमाना बदल गया इसके बाद। एंड आर्टिकल 21 assumed a new dimension, wherein the Supreme Court, SC माने Supreme Court, for the first time took the view that Article 21 affords protection also against legislation or law and not just executive action। पहली बार जुडिशरी ने कहा कि आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन दे रहा है लॉज और लेजिस्लेशन के अगेंस्ट भी। 30 दशक वाली वो सोच नहीं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन देता है। इट विल ऑल्सो गिव यू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉ एंड लेजिस्लेशन। इफ द लॉ एंड द लेजिस्लेशन विल नॉट फॉलो द ड्यू प्रोसेस फॉर्मेट और द प्रोसीजर, स्ट्राइक डाउन कर देंगे उनको, चिंता मत करो, जाओ। And no law can deprive a person of his life or personal liberty unless it prescribes a procedure which is reasonable, fair and just। It would be for the court to determine whether the procedure is reasonable, fair and just। If not, it would be struck down as invalid। So following this case, that is the Menka Gandhi case, the Supreme Court in M.H. Hoscott versus State of Maharashtra and Husainara Khatun case said that a procedure which does not make legal services available to an accused person who is too poor to afford a lawyer and who would therefore go through the trial without legal assistance cannot be regarded as reasonable, fair and just। आई बात समझ में? तो M.H. Hoscott वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस और हुसैनारा खातून केस में कोर्ट ने क्या बोल दिया? कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी प्रोसीजर किसी लॉ ने जो दिया है उस प्रोसीजर में अगर ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि लीगल सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है अक्यूज्ड पर्सन को, जो कि बहुत गरीब है और ऐसे में वो पर्सन लीगल ट्रायल से गुजर रहा है,
विदाउट लीगल असिस्टेंस, फिर ऐसे में हम उस प्रोसीजर को रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट नहीं बोलेंगे। इसीलिए इट इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर, आगे लिख रहा हूं। सो इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ रीजनेबल, उसके आगे लिख रहा हूं। So it is an essential ingredient of reasonable, fair and just procedure guaranteed under Article 21 that a prisoner who is to seek his liberation through the court, the process should have legal services made available to him. Okay? तो ये एक essential ingredient है। क्या है essential ingredient? Reasonable, fair and just procedure guaranteed under Article 21। और वो क्या कि जो प्रिजनर है, जो लिबरेशन चाहता है कोर्ट के वाया, उसके पास लीगल सर्विसेज अवेलेबल हों ऑल द टाइम। दस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो फिर फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर कह दिया उस केस में कि दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी अक्यूज्ड पर्सन हु इज अनेबल टू एंगेज अ लॉयर and secure legal services on account of reasons such as poverty, indigence or indigence to incommunicado situation, and the state is under a mandate. This is a very important line, that state is under a mandate। तो पहले तो एक तो शर्त भी दी है कि रीजंस क्या है, जैसे कि पॉवर्टी है, इंडिजेंस टू इनकम्युनिकेडो, अनइन्फॉर्म्ड है, संवाद स्थापित करने में अक्षम है, किसी से कर नहीं पा रहे हैं, संपर्क नहीं बना पा रहे हैं, और गरीबी है। तो ये सर्कमस्टांसेस बता दिए आपको कि अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं एग्जिस्टेंस, और स्टेट को कह दिया कि मैंडेटरी, आपके स्टेट मैंडेट है, उसको करना ही करना है, डिस्क्रिशन नहीं है, मैंडेट। सो द स्टेट इज अंडर ए मैंडेट टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एन अक्यूज्ड पर्सन इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, केस के सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि देना बनता है लॉयर। इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड द नीड्स ऑफ इनजस्टिस सो रिक्वायर, ओके, needs of and the needs of justice so require, okay? अगर केस के सर्कमस्टांसेस और न्याय की ज़रूरतें ये सिद्ध करती हैं और व्यक्ति के कारण गरीबी, इंडिजेंस टू इनकम्युनिकेडो ये स्थापित हो रहे हैं, तो स्टेट अंडर द मैंडेट है कि वो लीगल सर्विस प्रोवाइड करे। प्रोवाइडेड, इसमें अब एक शर्त है, मतलब आप स्टेट से लीगल सर्विस चाह ही नहीं रहे हो, नॉट रिक्वायरिंग, है ना। मतलब स्टेट ने पहले आपको धरपकड़ लिया, फिर स्टेट ने खुद ही एक लीगल सर्विस दे दी अपने ही बंदे की कि तुझे ही डमी बना के कल इसके पक्ष से खड़ा कर रहे हैं, कुछ ना बोलियो वहाँ पे, चुप रहियो, फिर इसको टांग देंगे और बंदा ख़त्म। बंदे का कंसेंट होना ज़रूरी है भाई, उससे भी तो पूछना चाहिए तुझे कि नहीं चाहिए, वरना वो तो मांग ही नहीं रहा भाई, वो तो ले ही नहीं रहा। सो प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स the accused person does not object to the provision of such lawyer। उस वकील के प्रोविजन को अक्यूज्ड ऑब्जेक्ट ना कर रहा हो, है ना, वो कह सकता है ना ये वकील नहीं, दूसरा वकील, या वकील ही नहीं। तो ऐसा थोपना भी नहीं है ना कि स्टेट सबको कह रहा है, उठा के ला रहा है कि देखो कोर्ट ने कहा है तुमको हमने पहले अरेस्ट किया, अब हम तुमको असिस्टेंस देंगे। वो कह रहा है भाई अपनी ले रहा हूँ ना मैं, अपनी ला रहा हूँ ना, मैं हूँ गरीब लेकिन बनी बनाई बहुत है मेरी समाज में। आ रहे हैं कई लोग मेरे गाँव से, कहते नहीं तू गरीब भी और देखा है कि तू अनइन्फॉर्म्ड सा भी है, दे रहे हैं तेरे को बंदा, आज ही तेरा मामला निपट जाना शाम तक, बंदा बड़ा ज़बरदस्त दे रहे हैं और कल तेरा हिसाब किताब पक्का। मुझे नहीं चाहिए। वो कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है माय लॉर्ड मैंने बहुत मना किया, इन्हें अपना ही एक वकील दे के मेरा कुछ ना कुछ करा दिया इन्होंने। तो कोर्ट वहाँ पे कह रहा है कि भाई स्टेट को कह रहा है प्रोविजन पूरा नहीं पड़ा था, पर्सन इज ऑब्जेक्टिंग टू द लॉयर, फिर क्यों दे रहे हो, मत दो। सोच समझ के फैसले देने पड़ते। मतलब देखो एक ये लाइन ही ना लिखते तो क्या से क्या हो जाता, धरती पे कांड हो जाता, मतलब अच्छा करने गए और बुरा हो जाता, क्योंकि शैतानी ताकतें बैठ के ढूंढ रही है कि कमी कहाँ है, लूप होल क्या है। इन लूप होल्स को दूर करना बहुत जरूरी है। ओके, सो अब इसको इमेजिन हो गया, अब इसको पढ़ रहा हूं, पूरा इमेजिनेशन आप करोगे। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी अक्यूज्ड पर्सन who is unable to engage a lawyer and secure legal services on account of reasons such as poverty and indigence to incommunicado situation, and the state is under a mandate to provide a lawyer to an accused person if the circumstances of the case and the needs of justice so require, provided of course the accused person does not object to the provision of such lawyer. So the right to free legal assistance
टू बी हेल्ड इम्प्लिसिट इन द गारंटी ऑफ आर्टिकल 21। सो फिर अब आप जो फ्री लीगल असिस्टेंस की जो राइट है उसे आर्टिकल 21 की जो पर्सनल फ्रीडम की गारंटी का हिस्सा मानोगे। ओके, आर्टिकल 21 आपको गारंटी दे रहा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप उस गारंटी में इसे जोड़ के ही चलोगे आज से, जैसे आप राइट टू बेल को जोड़ के चल रहे हो, ऐसे ही अब आप फ्री लीगल असिस्टेंस की भी गारंटी को जोड़ करके चलोगे। इन सब चीज़ों को देखते देखते हुए करना। ओके, दैट्स ऑल। क्लियर? चलो अब इसको थोड़ा और इस मायने में देखें। राइट टू बेल दैट इज सेक्शन 167(2) CRPC। 90 दिन के बाद आपको मिलनी है ना राइट टू बेल। सेक्शन 167 CRPC में लिखा ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एंड डिले इन इन्वेस्टिगेशन। अब जरा इस कॉन्टेक्स्ट में देखो, देखो होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 167(2) ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दैट इज CRPC, the investigating agency is required to complete the investigation and file the charge sheet। जो भी चार्जेस लगे हैं चार्ज शीट बनाने के लिए पूरी दर्ज करा दो आप कोर्ट में, and file the charge sheet within the time limit of 60 or 90 days as may be the case। जैसा भी केस है उस अकॉर्डिंग। in case the above that is the investigation is not completed within the specified period 60 to 90 days, the accused is eventually entitled to be released on bail। उस परिस्थिति में यह माना जाएगा कि in eventuality of the failure of the investigating agency to conclude the investigation in 60 to 90 days, accused को बेल मिलना है, ये हो जाएगा। तो ये राइट टू बेल का कहानी है। सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भी ये राइट टू बेल की कहानी दी गई है कि उसे बेल पे रिलीज अपन को करना है। ओके, ये अधिकार है आपका। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जिस खबर से हमने शुरू की थी, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट और देश के कोर्ट्स को यह कहा था कि आने बहाने बचे ना, जजेस बचे ना बेल के केसेस से, उल्टा मेरिट के बेसिस पर सुनिए और त्वरित गति से निवारण करिए। बेल बनती है तो दीजिए। हमने यही से शुरुआत की थी, उसी से खत्म कर रहे हैं। सेक्शन 167(2) CRPC का यही ऑब्जेक्टिव ही यही था। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज द अक्यूज्ड शुड रिसीव एक्सपीडिशियस ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री। कि देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको एक्सपीडिशियस ट्रीटमेंट दे, त्वरित गति से उसके मसले को, उसके मामले को देखे। एज इट इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21। एक और चीज आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिट हो गई, ले लो। आई बात समझ में? सो एक्सपीडिशियसली उसके केस का डिस्पोजल, आर्टिकल अगर कोई स्टेटमेंट आ रही है कि एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस और द बेल केसेस आर पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर करना ऑप्शन C, D, A, B जो भी आर्टिकल 21। वहाँ बैठे मत रहना कि आर्टिकल में तो पढ़ा नहीं। ये अपन का सब्जेक्ट मैटर ये है, हमने ऐसे सीखना है इस बात को। क्लियर हो गई बात? आपको हो सकता है सेक्शन 167 के वाया ना पूछें, वो जुडिशरी के एग्जाम में पूछें। आपको ऐसे पूछेंगे कि त्वरित गति से मसला सुलझना चाहिए या बेल का मामला होना चाहिए, ये किस आर्टिकल का हिस्सा बनता है? ये इम्प्लिसिटली आर्टिकल 21 का हिस्सा बनता है। इम्प्लिसिट बहुत बड़ा है। क्यों जानना चाहते हो? कैसे बताता हूं। जो हमारे देश में प्रेस है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एंड एक्सप्रेशन है ना, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल कहीं नहीं लिखा है। देयर इज नो सिंगल वर्ड अबाउट दिस। कोई प्रेस वेरेस कुछ नहीं है, ये इम्प्लिसिट है। किसमें? आर्टिकल 19(1) में। आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़ा है। बाय डिफॉल्ट उसी के वाया प्रेस को ये राइट मिल रहा है। और देखो हमारे देश में एक वर्ड है, देयर इज अ फ्री प्रेस। ये फंडामेंटल राइट है, जबकि लिखा कहीं नहीं है। तो इम्प्लिसिट मतलब छुपा हुआ। ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है इसे इतना नहीं गोलना, इसे इतना मत नहीं देना, ये तो छुपा ही हुआ है। असल में वही माल है जो छुपा हुआ है। छुपे हुए में ही सब हो रहा है देश में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो छुपा हुआ है वही खेल रहा है असली। क्योंकि छुपा हुआ निकाल के ला रही है जुडिशरी, कहती ये लो ये छुपा हुआ था। उसी के वाया कुछ रास्ता मिलता है आपको बचने का, वरना जो लिखा हुआ उसके वाया तो स्टेट ले जाता है ना उठा के। क्योंकि लिखे हुए को तो स्टेट पूरा जान रहा है, कहते हैं ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, इसके ऊपर से डालो। तो एकदम दिखाते हैं, कहते ये लिखा था ना। आदमी कहता है हाँ, कहते ये सब किया है ना तेरे साथ, कहते हैं हाँ, तो फिर भी लेके जा रहे हैं। फिर आदमी कहता है नहीं मैं तो बेगना। फिर जुडिशरी के पास जाता है, जुडिशरी कहता है जुडिशरी साहब
कुछ इम्प्लिसिट होगा, देखिए जुडिशरी देखती हाँ इम्प्लिसिट भी कुछ है, फिर स्टेट कहता है मतलब कुछ भी निकालते हैं भाई, जो अभी तक लिखा नहीं, कहीं दर्ज नहीं, वही ले आ रहे हैं। असल में इम्प्लिसिट चीज़ें ही बता रही हैं आपको। अगली बार फिर वो लिखा जाता है, फिर वो हिस्सा बन जाता है, फिर उसके बाद फिर कुछ इम्प्लिसिट। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन समय दर समय समाज की बदलती ज़रूरतें जो कि जायज़ हैं उनको सर्व कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। धरती के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बने कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन फेल हो गए। नेपाल में तो आज दिन तक लड़ाई चल रही कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज दिन तक फेल नहीं हुआ, जबकि हमारा मुल्क विश्व के सभी तकरीबन सभी भरे धर्मों का मुल्क है। कोई होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, तमाम लैंग्वेजेस हैं, तमाम भाषाएं हैं, तमाम तरह की आज़ादियां हैं, सेकुलरिज्म है, डाइवर्सिटी है। 140 करोड़ लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला मुल्क है। गरीबी से हम झुलस रहे थे, भुखमरी हमारे पास थी, पिछड़ापन था, और पंचायतों से लेकर के लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तक के चुनाव कराते हैं। हर महीने चुनाव चलते रहते देश में, उसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं गिरा। उसके बावजूद हमारे ही साथ बना, हमारा ही पड़ोसी 4 बार सेना ने तख्ता पलट कर दिया। आज दिन तक सेना ने तख्ता पलट नहीं करा। एक कू नहीं हुआ इंडिया में अभी तक। सोच के देखो, पीसफुली हर 5-5 साल पे देश की और राज्य की सरकारें बदल रही हैं, कोई सत्ता पकड़ के बैठ नहीं पाया। ये जादू है। कैसे हुआ? समाज की एस्पिरेशंस को हर बार रिफ्लेक्ट कराया कॉन्स्टिट्यूशन के वाया। कैसे? स्टेट की अति को हर बार रोका, स्टेट को हमेशा रीजनेबल बनाया, रिस्पॉन्सिबल बनाया, रिफ्लेक्टिव ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी बनाया। कैसे? लगातार कॉन्स्टिट्यूशन में हुए पार्लियामेंट के वाया अमेंडमेंट्स और लगातार जुडिशरी के द्वारा की गई इस तरह की इंटरप्रिटेशंस। हम इसलिए बचे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। वो जिंदा शरीर की तरह व्यवहार करता है। जैसे हम हमारे सराउंडिंग में आ रहे बदलावों को रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे गर्मी आने पर एकदम से हम वैसे कपड़े पहनते हैं, ठंड आने पर एकदम से वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अपने सराउंडिंग को रिस्पॉन्स करता है। दैट्स वाई इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। दैट्स वाई देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। समय के साथ बदलता है, परिवर्तन आते हैं उसमें। रिजिड हो जाता, स्टैंड स्टिल हो जाता तो ख़त्म हो जाता, लोग उठा के ख़त्म कर देते, नया ले आते कुछ। दैट इज। देखिए बनाने वालों ने कितना कुछ दिया, कैसे जिंदा सा बना दिया, जैसे भगवान ने जिंदे शरीर बनाए हमारे, ज़रूरत के मुताबिक कैसे ऑर्गन फंक्शन करते हैं, कैसे ज़रूरत के मुताबिक आप बाइक चला रहे हैं, आंखें अपने आप कम हो जाती हैं, कैसे जैसे ही रात के समय में रोशनी कम है आंखें अपने आप ज़्यादा खुल जाती हैं। अगर एक जगह फिट कर दी जाती भगवान के द्वारा आंखें तो कैसे हो जाता कैसे रात को पूरी लिड बंद होनी जरूरी है, वरना आंखों से पानी निकल के आंख पत्थर हो जाएगी थोड़े दिनों में। ये भी बीमारी होती है कईयों को पूरी आंख नहीं बंद होती, डॉक्टर फिर दवाई देते हैं क्योंकि आंखों से फिर निरंतर पानी निकलता है, आंख पत्थर हो जाएगी। कैसे शरीर में 70% पानी लिखा है, क्योंकि हर फंक्शन पानी से ही हो रहा है, आंखों का, नाक का, मुंह का। ऐसे ही बनाने वालों ने इतनी मेहनत से दुनिया भर की सारी संस्कृतियां यानी कि संविधानों को पढ़ करके संविधान सभा में निरंतर बहस कर करके लगातार उस समय में भी अमेंडमेंट कर करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको फिर प्रोविजन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में फर्दर अमेंडमेंट हो सकती है, कर लेना। और जुडिशरी को अधिकार दिया कि इंटरप्रिटेशन की ताकत सिर्फ आपको दे रहे हैं, किसी और को नहीं, आप करना। द सिस्टम। आई बात समझ में? यही सब चीज़ों के कारण बचे पड़े हैं, वरना तो काम हो जाता। तो फिर इस तरह से एक्सपीडिशियस ट्रीटमेंट है अंडर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये भी इम्प्लिसिट है आर्टिकल 21 में ही। उसी से निकाल मारा जुडिशरी ने, कह दिया एक और हाथ मारा पानी में, कड़च पकड़ के एक नई चीज़ दे दी। ये कहानी। तो आर्टिकल 21 एक विशाल सागर है, जुडिशरी हर बार उसमें डाइव करती है और आपके लिए उपयोगी, समाज के लिए उपयोगी, राष्ट्र के लिए प्रगतिशील एक नया बिंदु निकाल लाती है। इसलिए वो बड़ा ही होता जा रहा है। इसे कहते हैं एक्सपेंशन। ओके, एंड दिस इज द एक्सपेंसिव अप्रोच ऑफ द जुडिशरी। ऐसा करते करते जुडिशरी के बारे में कहा जाता है, जुडिशरी इज सो एक्टिव इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द लेजिस्लेशन प्रोसेस। इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशरी इज नॉट अ पैसिव बॉडी, ऐसे बैठी है, कोई केस आएगा तो कुछ करेंगे, केस आने के लिए पढ़ा क्या एविडेंस है, क्या कानून है, क्या है, जिसके अकॉर्डिंग जो हो गया चल निकल ना, देख रही है कि क्या सही है।
तो जो भी गैप्स कानूनों में रह जाते हैं, जो भी गैप संविधान में रह गए, उसे फिल करने का काम ऐसे ही होता है। जैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, थोड़ी स्पष्टता नहीं थी, थोड़ा गैप ही कहेंगे इसको, उसको मेनका गांधी केस से उस गैप को फिल कर दिया, सारी लीकेज कमरे की बंद हो गई, कमरा फिर से आपके रहने लायक, यानी कि संविधान फिर से देश के लायक। इस तरह से जिधर गैप रह जाते हैं, चाहे पार्लियामेंट ने कानून बनाया, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर्स ने, और चाहे संविधान के वाया, जो गैप रह जाते हैं पूरा एमसील लगा देते हैं, फिल कर देते हैं, उसको छोड़ते नहीं कुछ। इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब है जुडिशरी की, समझ रहे हो? इज द सिस्टम। ऐसे ही देश बचा हुआ है, ऐसे ही काम हो रहा है, इसलिए अपन बचे हुए हैं। हमें उतना नहीं आता होता, हम कई बार वकील को कहते हैं वकील साहब किसी तरह बचा लो, चाहे जितनी मर्जी मोटी फीस ले लें, पर बचाते तो किसी सब्सटेंस के हाथों ही हैं। वो सब्सटेंस किसी ने क्रिएट किए हैं तभी बचाते हैं, वो जानते हैं। कहते हैं सेक्शन 167 CRPC 2 है, चिंता मत करो, आपको बेल दिलवाएंगे हम, डोंट वरी। अगर होता ही ना ये तो फिर वो कहते हैं कि आप घबराओ मत, मेनका गांधी केस में कोर्ट ने ये फैसला दिया था, उसको कोर्ट करके हम आपको, ये प्रोसीजर अनरीजनेबली फॉलो हुआ है पूरी तरह से, प्रोसीजर भी अपने आप में अनरीजनेबल है, वी विल टेक केयर अबाउट दैट। हम कोर्ट के सामने मैटर पुट अप करेंगे, हम ये केसेस रखेंगे, इस तरह से वो फिर आपका केस ड्रा। अच्छा इंटेलिजेंट वकील पूरा थॉरो जाता है, सारे जजमेंट का डिटेल डॉक्यूमेंट पढ़ता है, सारे कानून, अच्छी ड्राफ्टिंग करता है, अच्छा केस फाइट करता है, आप छूट जाता है, अच्छी फीस लेता है, क्योंकि वो दिल लगा के कर रहे हैं रिसर्च। हल्का हल्का वकील, हल्का हल्का मामला ले कुछ भी पहुंच गया वहीं पे 2 दलीलों में खत्म, फिर आप कहते हैं पेड़ा तर गया तेरा, पैसे और ले लेता। भाई पैसे कितने भी दे दो बॉस, खड़े पैर थोड़ा ना केस बढ़िया कर देगा। वो तो एक पूरी लहर होती है एक आदमी की, उसकी आदत ही होती है गहराई में जाना, डिटेल में जाना। जैसे आप किसी आदमी को कहोगे ये लो 300 रुपया, ये लो 500 रुपया, आज लेक्चर दे मुझे, ऐसे दिहाड़ी दे करके, दिहाड़ी पे बंदे बुलाए जा सकते हैं, ईंटें उठाना कुछ, पर आप किसी आदमी को कहेंगे 1000 रुपया ले लेक्चर दे, ऐसे थोड़ा ना। वो तो उसकी पूरी लहर चली आ रही है पीछे से, सब्जेक्टों की नॉलेज, कॉन्सेप्टों की नॉलेज, वर्ड की नॉलेज, बात को डील करना, लहजा, जिसके फलस्वरूप ही वो लेक्चर देने में सक्षम है। फिर चाहे 200 रुपये दे के ले लो, वरना तो 2 लाख दे के किसी से लेक्चर दे के दिखाओ, है कि नहीं? इट्स नॉट पॉसिबल। दिस इज हाउ द गुड लॉयर्स एंड द गुड जजेस, all the judges are honorable, but few judges, they have created that much dent in the society and in the constitution that it is remarkable, और वो याद रहेंगे हमेशा, उन्होंने बदलाव लाए। ओके, ये कहानी, this is the system. So the objective of this particular 167(2) is the accused should receive expeditious treatment, jaldi karo, at the hands of the criminal justice system, as it is implicit in Article 21 that every accused has right to an expeditious disposal of his case. लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी है कि एक क्रिटिसिज्म तो ये है कि खाली 167(2) के वाया इन्वेस्टिगेशन स्पीडी करके क्या फ़ायदा, जब तक ट्रायल स्पीडी नहीं किए। ओवरहॉल करना पड़ेगा, ओवरऑल पूरा सिस्टम ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ओवरहॉलिंग मांग रहा है, तब जा करके राइट टू बेल यानी कि न्याय होगा किसी के साथ, तब जाके आर्टिकल 21 फुल्ली रूल ऑफ लॉ को स्थापित कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। आप पार्ट एंड पार्सल अप्रोच नहीं अपना सकते कि इन्वेस्टिगेशन को स्पीडी करने में पूरा जोर है, ट्रायल पे नहीं। होलिस्टिक अप्रोच अपना, दोनों एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, इसलिए ऑथर कह रहा है। तो ये एक पहला क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि आर्टिकल 167 समाज के लिए भी एक चिंता का कारण बनता है कि जिन मामलों में अदरवाइज बेल नहीं हो सकती, ये उन मामलों में भी बेल की गारंटी कर रहा है आपको 90 दिन बीत जाने के बाद, तो इसको भी देखना है। तो जुडिशरी के सामने यही है कि संतुलन कैसे बनाए। और सुझाव ये दिया जा रहा है क्रिटिक्स के द्वारा कि जैसे राइट टू इन्वेस्टिगेशन स्पीडी हो, उसके तहत सेक्शन 167(2) ऑफ CRPC की बात है, ऐसे ही राइट टू स्पीडी ट्रायल भी है सेक्शन 163(2) ऑफ द CRPC। इसको भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए, तब जा करके संपूर्ण न्याय होगा, तब जा करके आर्टिकल 21 पूरी तरह से कानून का राज स्थापित कर पाएगा, तब जा करके राइट टू बेल सही मायने में सबको उपलब्ध हो पाएगा, तब जा करके ये जो पर्सनल लिबर्टी की बात है ये स्थापित होगी, वरना ये फिर नहीं हो पाएगा, ये हाफ हार्टेड अप्रोच हो जाएगी। तो क्रिटिसिज्म इज that 167(2) is not enough to serve the purpose of Article 21 individually. It therefore required that the right to speedy trial, that is 163(2), to be implemented properly to overhaul the system of criminal jurisprudence. Thank you so much. Enjoy the life.